हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर की सीरीज, जो कि मोस्ट डिमांडेड सीरीज थी। और स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीपीएससी के लिए और कुछ हद तक बीपीएससी के लिए भी इस करंट अफेयर सीरीज पर बहुत रिलाई करते हैं। और ये घटना चक्र जो है हर साल करंट अफेयर का एक मैगजीन निकालता है जब भी यूपीपीएससी का पेपर होने वाला होता है। जैसे हम जानते हैं कि यूपीपीएससी का पेपर इस साल जो है वो 12 अक्टूबर को है। और जो 71st बीपीएससी है वो जो है वो 13 सितंबर को है। तो ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और इसका कवरेज कितना है पहले ये देख लेते हैं। ये जून 1 2024 से लेकर जून 27 2025 तक, मतलब करीब करीब 13 महीने का कवरेज है। सो 13 महीने का कवरेज है जो कि आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए बीपीएससी के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए भी। तो इनका पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है इन्होंने। पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसमें वन लाइनर कुछ फैक्ट्स हैं। फिर नेशनल अफेयर्स के हैं। नेशनल अफेयर्स को फर्दर इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेशनल अफेयर के पांचों पार्ट्स जो हैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। ज्यादा वीडियोस ना बने, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके इतनी ज्यादा वीडियोस ना बने। एक ही वीडियो में, हालांकि ये 30 पेजेस में है, अराउंड अराउंड 31 पेजेस में है। तो इसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 घंटे का वीडियो बनेगा। फिर ये नेशनल अफेयर जैसा हम देखा था कि ये पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ए। फिर ये है बी नेशनल स्कीम्स, देन सी नेशनल इवेंट्स, देन डी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, देन अगेन ई मिसलीनियस। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने की। ये अगेन अराउंड 30 पेजेस में है फिर से। देन फिर इंटरनेशनल अफेयर के बाद जो है ये इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद एनवायरनमेंट एंड देन फिर कुछ छोटे मोटे जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, जैसे यूपी का करंट अफेयर है। ठीक है। फिर शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ हालांकि ये 40 पेजेस में है, लेकिन ये फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फिर उनको अलग अलग पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, या शॉर्ट न्यूज़ को भी एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो इतने सारे वो जो टॉपिक्स में डिवाइड किया है इन्होंने, जो कि मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए। आई थिंक फुल कवरेज है ये। और ये ना सिर्फ स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कुछ हद तक मुझे लगता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड कवरेज है इनका। अभी हम देखेंगे तो पता लगेगा कि इतना डिटेल में कवर किया है इन्होंने। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और जो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो पहले जो है वो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करते हैं। सो नेशनल अफेयर्स के साथ जो है ये वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक जो है नेशनल अफेयर्स में, लेट्स सी। हाँ, ये किस पे फोकस करेगा? फोकस ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं वो इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। और नेशनल अफेयर्स में फर्स्ट जो सब हेडिंग है वो है पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स की। पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स में जाते हैं। और हाँ, इसमें बहुत डिटेल में चीजें दी हुई हैं, जो कि यूपी पीएससी या स्टेट पीएससी वगैरह के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, मैं उसको हाईलाइट करता चलूंगा। उतना ही पढ़ना है, ज्यादा उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा जो है वो फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है। तो त्रिपुरा जो है कौन सा स्टेट बना है? थर्ड स्टेट बना है, गोवा और मिजोरम के बाद। तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट जो था वो यहाँ है, मिजोरम। फर्स्ट मिजोरम था। देन सेकंड जो है वो गोवा था। गोवा द सेकंड स्टेट। सो ये दोनों याद रखना है कि गोवा सेकंड था, फर्स्ट मिजोरम, और थर्ड कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। और ये क्या बना है? फुली लिटरेट स्टेट का टाइटल अचीव करने वाला। फुली लिटरेट स्टेट किसको बोलते हैं? कोई भी स्टेट जो 95% से ज्यादा लिटरेसी रेट अचीव कर लेता है वो इस टाइटल के अंडर अंडर में आता है। सो 3 स्टेट अभी तक हैं भारत में। इंटरेस्टिंगली केरला नहीं है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ये जो इम्पोर्टेंट डेटा दिया हुआ है कि गोवा का लिटरेसी रेट 2011 में इतना था 88.7%, विच इज मोस्ट अनलाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। क्या पूछेगा कि कौन सा जो है स्टेट पहला बना है? वो बना है मिजोरम। देन सेकंड पे कौन सा बना है? वो बना है गोवा। थर्ड पे कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। और किस इनिशिएटिव के अंडर में? ये एक उल्लास नाम की इनिशिएटिव चलाया जा रहा था, नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है। ये इनिशिएटिव है, इसको भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 352। तो हम जानते हैं जैसे 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक 352 के अंडर में नेशनल इमरजेंसी, देन 356 के अंडर में प्रेसिडेंट रूल, देन 360 के अंडर में फाइनेंशियल रूल।
फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तीन तीन वजह थे लगने के। लेट्स सी इसमें दिया है कि नहीं। यस। पहला वॉर है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, देन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इसी इंटरनल डिस्टरबेंस को साइड करते हुए इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी लगाई थी। बट उसको 44th अमेंडमेंट में चेंज करते हुए, 44th अमेंडमेंट से चेंज करके इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इलाहाबाद का कोर्ट का डिसीजन आया था, इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस, बहुत फेमस केस है। राज नारायण केस, इसमें जुडिशियल रिव्यू को अगेन जो है वो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जुडिशियल रिव्यू दोनों को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। और अभी 50 साल पूरे हुए हैं 1975 से लेकर 2025 तक, जैसे हम जानते ही हैं। फिर कुछ अमेंडमेंट्स हैं इससे रिलेटेड। एक 38th अमेंडमेंट एक्ट है 1975, जो कि क्या पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है टू इशू इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ। ठीक है। उसके अलावा जो है 42nd अमेंडमेंट है। इसमें जो है क्या किया गया था, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी का मीनिंग होता है पूरे देश में इमरजेंसी लगना। ठीक है। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डिस्टरबेंस है, उसकी वजह से पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए 42nd अमेंडमेंट करके क्या किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी का स्कोप भी आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज तक लिमिट कर सकते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट इससे रिलेटेड था कि इमरजेंसी के इफेक्ट को कुछ स्पेसिफिक रीजन तक लिमिट कर देना। फिर 44th अमेंडमेंट में जैसे हमने देखा ही कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था। और एक और चीज क्या बोली गई थी कि कैबिनेट का रिटर्न ऑर्डर कैबिनेट का रिटर्न ऑर्डर जो है वो जरूरी है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। और साथ साथ फर्स्ट टाइम था ऐसा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड का जिक्र किया गया, किस आर्टिकल में, 352 में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट वर्ड जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। वो आर्टिकल 352 में मेंशन है, सिर्फ एक ही बार, और वो भी अमेंड करके डाला गया था। देन फिर संविधान हत्या दिवस, जैसा जानते हैं 25 जून को डिक्लेयर किया गया था, तो उस 25 जून को जो है वो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। और लास्ट ईयर ही जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफिकेशन इशू किया था, तो इस साल जो है वो फर्स्ट टाइम मनाया गया है 2025 में, June 25, नेशनल संविधान हत्या दिवस, विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सब लोग जानते ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली सिटीजन की हत्या कर दी गई थी। तो और इसका अटैक को क्लेम किसने किया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको अभी हाल ही में यूएसए ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, वो लश्कर ए तैयबा का ही एक ऑफशूट है। ठीक है। और इसके अलावा अभी रिसेंट में, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उससे एक दिन पहले, दैट इज 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने या इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन महादेव क्या, किसके लिए, जो टेररिस्ट बचे हुए थे पहलगाम टेररिस्ट अटैक के, उनको एलिमिनेट करने के लिए। सो ऑपरेशन महादेव भी याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर भी याद रखना है। देन द रेजिस्टेंट फ्रंट याद रखना है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि किसने जो है ब्रीफ किया था कि दो बहुत ही ये सिंबॉलिकली चुना गया था, वुमेन ऑफिसर्स को चुना गया था सिंबॉलिकली, इसलिए दिखाने के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इंडिया में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो कौन था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, एक ये चुने गए थे। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, ये सब कुछ ब्रीफ कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट का जो भी स्टैंडिंग था रिगार्डिंग द ऑपरेशन। फिर 9 लोकेशंस को जो है इंडिया ने जो है टारगेट किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 लोकेशन को टारगेट किया था। ये जैसे मोहम्मद का मरकज सूबा आला बहावलपुर में, देन ये मुरिदके में, देन कुछ बेसिस को टारगेट किया गया था। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएशन में क्या ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। और साथ में 10 मई को जो है दोनों के बीच में सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। और तथाकथित जो मिस्टर सीज फायर स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड के, जो हर जगह सीज फायर करवाने की गारंटी लेते हैं, हालांकि वो भले इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्लेम लेने में चले जाते हैं। तो वो उन्होंने अनाउंस किया था ट्विटर पे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, Mei 10। बस इसमें ये याद रखना। और एक और नाम ये है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई का, जो कौन है, डीजीएमओ थे, जो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। तो 4 लोगों के नाम है, कर्नल सुफिया कुरैशी, ठीक है, विंग कमांडर जो है
कौन कौन है? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, देन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, एंड देन डीजीएमओ डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। सो ये चार नाम याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप ओमिट कर सकते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर कौन कौन से मिसाइल्स को यूज किया गया था वो एक देख लेते हैं। स्कैल्प मिसाइल, हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कितना रेंज है। स्कैल्प मिसाइल कहाँ से किसका है? ये यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम का है। देन एक हैमर मिसाइल था, ठीक है, वो किसका है? वो फ्रांस का बनाया हुआ है। देन ये कामिकाजे ड्रोन नागास्त्र वन, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन है ये। कामिकाजे ड्रोन क्या होता है? कामिकाजे ड्रोन जो सुसाइडल ड्रोन होते हैं, जिसमें कोई वॉर हेड नहीं होता है, वो जाके सीधा स्ट्राइक करता है और खुद फट जाता है, और साथ में दुश्मन का जो टारगेट है, जिसको टारगेट किया गया है, उसको भी निस्तर नाबूद कर देता है। देन नागास्त्र वन। फिर ब्रह्मोस, ऑब्वियसली ब्रह्मोस को कौन नहीं जानता, एक इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल है। और रशिया और इंडिया ने मिलके इसको इसको डेवलप किया है। और सुपरसोनिक मिसाइल का स्पीड कितनी होती है? 1 मैक टू 5 मैक की स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, और 5 मैक के बियॉन्ड हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। सो इंडिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट किया है। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मोस का जो सेकंड जो वेरिएशन होने वाला है, ब्रह्मोस 2.0, वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, और जिसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर को बियॉन्ड होगी। हालांकि ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया ने डेवलप किया है, और इतना एडवांस होने के बावजूद 290 किलोमीटर की रेंज क्यों है? क्योंकि 2018 तक इंडिया जो है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं था, और रशिया था इसका पार्ट। तो जो भी इस regime, इस इनिशिएटिव के अंदर, या ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसके अंदर में क्या है कि जो भी इसका पार्ट होगा, वो किसी दूसरे देश के साथ अगर जॉइंट इनिशिएटिव करता है, जॉइंट में कुछ भी मिसाइल डेवलप करता है, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर के बियॉन्ड नहीं हो सकती है। तो रशिया वॉज द पार्ट ऑफ MTCR, इंडिया वॉज नॉट, बट इंडिया ज्वाइंट MTCR in 2018. So following that, the BrahMos 2.0 will have a farther range. Then it may go up to 600 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो हाइपरसोनिक स्पीड का मिसाइल होने वाला है, ब्रह्मोस 2.0। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा हाँ, ये डेवलप ऑब्वियसली ये लिखा है, इंडिया का DRDO है, और रशिया का जो है ये मशीनोस्त्रोयानिया। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये किसके नाम पर रखा गया है? ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया की, और मॉस्कोवा रिवर है जो मॉस्को से गुजरती है रशिया की। उन दोनों के नाम को मिक्स करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। देन S-400, ये भी इंडिया ने रशिया से खरीदा है। इसको सुदर्शन चक्र बोला जाता है, ये इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ये भी रशिया का ही मैन्युफैक्चर है। देन ये इंडिया ने 2018 में इसको खरीदा था रशिया से $5.4 बिलियन की डील पर। और इसका, हालांकि नाम तो S-400 है, लेकिन 600 किलोमीटर तक जो है वो इसका मारक क्षमता है। देन इसके अलावा कुछ और इंडिजिनसली डेवलप्ड कुछ डिफेंस सिस्टम थे, जैसे आकाश और पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। तो इसका भी इंडिया ने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देन अगेन ये वही दिन है जब 7 मई को जो है मॉक ड्रिल अनाउंस करी, बट मॉक ड्रिल अनाउंस करने से पहले ही एक दिन पहले रात में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख लेते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में लागू किया गया था। ये था ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये इंडियन आर्मी ने चलाया था, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय। फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट, वर्ल्ड फेमस ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर को इसी दिन जो इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे हमला किया था, और इसी इसी दिन को कॉमेमोरेट करते हुए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के लिए। देन ऑपरेशन पाइथन, ये फॉलो अप अटैक था, नेवल अटैक ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मेघदूत, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें सियाचिन का जो ग्लेशियर है, वो उसकी अपर हाइट को कैप्चर किया था ऑपरेशन मेघदूत के दौरान इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंट है। देन ऑपरेशन विजय, कारगिल दिवस अभी मनाया 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। देन कारगिल विजय दिवस। देन ऑपरेशन सफेद सागर, ये 1999 में है, ये भी इंडियन एयरफोर्स का था कारगिल वॉर के दौरान। देन उरी का सर्जिकल स्ट्राइक। देन ऑपरेशन बंदर 2019 में, जब पुलवामा में अटैक हुआ था, तो जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी इधर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें अभिनंदन का बहुत बड़ा नाम आया था, क्योंकि उनको जो है कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान ने, जिनको बाद में छोड़ दिया गया था। सो ये उस स्ट्राइक से रिलेटेड है, ऑपरेशन बंदर 2019 का। देन कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है वो देख लेते हैं। ऑपरेशन, ये पुराने कुछ ऑपरेशन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ऑपरेशन दोस्त जो रिसेंट में था, ये टर्की में और सीरिया में भूकंप आया था, जिसका जो है
जिसमें धोखा दिया टर्की ने, क्योंकि टर्की ने जो है वो पाकिस्तान की मदद करी थी। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से निकाला था, और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से। एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो अभी रिसेंट में इंडिया ने लॉन्च किया था, वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। वो किससे रिलेटेड था? वो म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप पीड़ित की मदद करने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। फिर इंडिया ने कुछ 5 पॉइंट्स प्लान दिए थे रिस्पॉन्स में पहलगाम अटैक के। एक तो अबेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, सस्पेंड कर दिया था। अट, अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया था, और जो सार्क में वीजा एग्जेम्पशन मिलता है उसको पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि सार्क का पार्ट है पाकिस्तान। फिर जो पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर हैं जो इंडिया में थे उनको एक्सपल कर दिया गया, और डिप्लोमेटिक पर्सनल को भी रिड्यूस किया गया। तो ये 5 पॉइंट थे जिसको जो इंडिया ने प्लान के दौरान लागू किए थे। फिर इंडस वाटर ट्रीटी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज में आ गया। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, ये याद रखना है। ईस्टर्न रिवर जो है वो रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया को मिले थे, जो कि अराउंड 20% ऑफ वाटर बनाते हैं। फिर वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चेनाब, जो तो अपर रिवर्स हैं, वो पाकिस्तान को अलोकेट किए गए थे, जो 80% जो है इंदस वाटर सिस्टम का पानी जो फ्लो करता है। सो 80% पाकिस्तान को अलॉट किया गया था, 20% इंडिया को अलोकेट किया गया था। देन इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और इसमें एक नॉन सस्पेंशन क्लॉज था, मतलब कितने वॉर लड़े गए 1960 के बाद। 1965 का वॉर लड़ा गया, 1971 का वॉर हुआ, देन 1999 का कारगिल वॉर हुआ, देन उसके बाद अनडिक्लेयर्ड वॉर कितना में कितनी बार जो है क्रॉस सीज फायर का वायलेशन होता है, उससे रिलेटेड कितने टेररिस्ट अटैक हुए। 2008 का अटैक हुआ, 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ। बट ये कभी भी इस टीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। बट पहली बार ऐसा हुआ है जो इस टीटी को सस्पेंड सस्पेंड किया गया है। इट इज फर्स्ट एवर सस्पेंशन सिंस 1960। सो ये इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 62 को का वायलेशन भी एक तरीके से, क्योंकि वियना कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी, जो बोलता है कि आप ट्रीटी को जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया ने सस्पेंड किया है, तो ठीक है। देन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत न्यूज में था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको जो है दोनों हाउस ने पास कर दिया है, लोकसभा राज्यसभा ने, ठीक है। और इसका नाम क्या था? वक्फ अमेंडमेंट बिल। और एक और साथ में एक और एक्ट पास हुआ था, द मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। सो वक्फ है क्या? कोई भी मुसलमान अगर जो है अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है, और उसके कुछ कायदे कानून है कि वो फर्दर जो है वो बेची खरीदी नहीं जा सकती, और उससे जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज होगा। सो ये वक्फ का है। इसमें कुछ कुछ है, जैसे ये इन एलियनेबिलिटी, मतलब एक बार प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर कर दी गई वक्फ की, तो उसको बेचा, ट्रांसफर, गिफ्ट, इनहेरिट कुछ नहीं कर सकते उसको। ये अब गॉड की प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। फिर जो डोनर होता है उसको वाकिफ बोलते हैं। फिर वक्फ बोर्ड का रेगुलेशन होता है इंडिया में, वक्फ एक्ट 1995 से, जो सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड बनाता है। फिर और इसमें इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि टाइमलाइन क्या रहा वक्फ अमेंडमेंट बिल का, कब पास हुआ, कितने मेंबर ने पास किया, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उसको रीनेम क्या किया गया है? उम्मीद एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि उम्मीद एक्ट रिसेंटली इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका नाम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म तो इतना जरूरी नहीं है कि पूछेगा, बट ये इंक्लूसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लागू करता है। मतलब अब नॉन मुस्लिम भी जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं सेंट्रल और स्टेट के वक्फ बोर्ड में। फिर वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन हटा दिया गया है। मतलब क्या है कि वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन क्या है? मतलब अगर एक मुस्लिम व्यक्ति किसी, मान लीजिए किसी फ्लैट को किराए पर लेता है, और वो 10 साल रहता है उसमें, 10 साल तक उसमें नमाज पढ़ता है, तो वो डिक्लेयर कर देते थे कि लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज हुआ है, तो अभी ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो उस क्लॉज को भी हटा दिया गया है। देन सेक्शन 40 को भी अबॉलिश कर दिया गया। सेक्शन 40 में क्या होता था कि वक्फ बोर्ड के पास यूनिलेटरल पावर थी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड डिक्लेयर करने का, उसको भी हटा दिया गया है। फिर ट्रस्ट और वक्फ के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया है। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि ओनली दोज मुस्लिम जो एटलीस्ट पिछले 5 साल से जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर सकते हैं, या फिर डोनेट कर सकते हैं। फिर इनहेरिटेंस राइट को सेफ गार्ड किया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम फैमिली में जो है एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के जब तक हिस्से हिस्से लगेंगे, मान लीजिए हाफ प्रॉपर्टी गई ब्रदर के पास, हाफ प्रॉपर्टी गई जो है बहन के पास, तो ब्रदर जो है सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो डोनेट कर सकता है। अगर वो चाहे कि पूरी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन के जो अब इनहेरिटेंस राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ही किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाएगा। फिर लीगल क्लैरिटी ऑन डिस्प्यूट,
ठीक है, ये कर दिया गया लॉन्ग पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जो है अब इसको थोड़ा सा वक्फ क्रिएशन को जो है वो एक्सप्लिसिटली बंद कर दिया गया है। ठीक है। फिर वक्फ ट्राइब्यूनल कंपोजिशन, उसमें जो है 3 मेंबर को रिटेन कर लिया गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर गवर्नमेंट लैंड का जो है वो स्क्रूटनी जो है वो ऑफिसर, एक कलेक्टर से जो सीनियर ऑफिसर होगा वो गवर्नमेंट लैंड की प्रॉपर्टी को स्क्रूटनी करेगा अगर उसको जो है गवर्नमेंट लैंड को कोई क्लेम करता है एज अ वक्फ लैंड। फिर नॉन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही था जो इधर हमने देखा। फिर एनहेंस लीगल रिसोर्सेज, मतलब अपील का प्रोविजन दिया गया है, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। फिर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जो है वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो है वो 7% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। और फॉर ग्रेटर एलोकेशन फॉर फंड्स टुवर्ड चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है। फिर ऑडिट फॉर इनकम ओवरसाइट, मतलब कोई भी अगर वक्फ जो है वो 1 लाख के ऊपर अगर एनुअल इनकम है उसका, तो वो मैंडेटरी होगा कि गवर्नमेंट मैंडेटरी ऑडिट करवाना जरूरी है उसका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ याद रखना नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा हो ही गया। फिर डिजिटल एक्सेस, ये एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। किसके अंडर में? आर्टिकल 21 के अंडर में। इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है डिजिटल उसमें। केस का नाम याद रख सकते हैं, एक प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर अदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट जो डिक्लेयर की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट टू लाइवलीहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ओल्गा टेलिस केस। फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक और केस हुआ था एमसी मेहता केस, 1986 में। 1 सेकेंड। एमसी मेहता केस हुआ था 1986 में। इसी के बाद जो है इसमें भी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के बाद जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए, 1986 को पास किया गया था। तो ईपीए पास करने के दो इंपॉर्टेंट रीजन थे, एक 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और एमसी मेहता, ये दोनों बेस बनते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास करने के लिए। फिर राइट टू एजुकेशन, ये डिक्लेयर किया गया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में। राइट टू प्रिवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में तो 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। फिर राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको किया था, यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था। इससे रिलेटेड एक और केस है, वो है अरुणा शानबॉग केस, जो यूथनेशिया से रिलेटेड है, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अरुणा शानबॉग केस, वो भी यूथनेशिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखना है। फिर कास्ट एनुमरेशन, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने या कैबिनेट कमेटी ने ये बोला है कि जो अपकमिंग सेंसस होगा उसमें कास्ट का डेटा भी लिया जाएगा। सो कास्ट का डेटा का क्या हिस्ट्री क्या है? लास्ट टाइम 1931 में कास्ट डेटा पब्लिश किया गया था, हालांकि 1941 के सेंसस में कास्ट डेटा लिया तो गया था लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था। फिर 1951 के बाद जो है कास्ट डेटा के लिए डन अवे कर दिया इंडिया ने, उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा ही लेते थे, ओबीसी का डेटा लेते ही नहीं थे। फिर इससे क्या होता था कि वो भाई अनसर्टेन एस्टिमेट होता था ओबीसी पॉपुलेशन का, किसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो मंडल कमीशन ने 1978 में एस्टिमेट किया था कि ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है। हालांकि 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, बट उसको भी अनपब्लिश, अभी भी तक उसको पब्लिश नहीं किया गया था। देन सेंसस का अनाउंसमेंट जो है अब कब होगा? ये 2027 में होगा, मार्च 2027 में। ये 2000 हर 10 साल में होता है, और इसको पहली बार कब किया गया था? 1872 में मायो के दौरान, लॉर्ड मायो के दौरान हेड काउंट किया गया था, बट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो है वो 1881 में रिपन के दौरान किया गया था। उसके बाद से हर 10 साल में ऑफिशियल सेंसस सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में, बट 2020-21 में पेंडेमिक की वजह से उसको कंडक्ट नहीं किया गया था, अब इसको 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। फिर बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस डेट क्या चुनी गई है? जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, देन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनके लिए अक्टूबर 1 2026 रहेगा रेफरेंस डेट। बाकियों के लिए, पूरे इंडिया के लिए मार्च 1 2027 रहेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें इंडिया के दो इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। क्या क्या? भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इनको इंक्लूड किया गया है। अब इसके साथ ही टोटल एंट्री कितनी हो गई है? 570 हो चुकी हैं, और इंडिया से नहीं, 570 टोटल वर्ल्ड की 570। बाकी भगवत गीता के बारे में तो जानते ही हैं, वो हिंदूज का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेट फिलोसॉफिकल डायलॉग है, जो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद था उसके बारे में है। कृष्ण अर्जुन के क्वेश्चन और कृष्ण के जवाब, उससे रिलेटेड है भगवत गीता। 700 वर्सेज हैं और 18 चैप्टर्स में है। देन
नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया था। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। हाँ, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ये 1992 में पहली बार पब्लिश किया गया था। इससे ज्यादा कुछ और याद, हाँ ये है बाइनियल, हर 2 साल में जो है ये अपडेट होता है। देन इंडिया से कुछ जो इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पार्ट हैं इसके, इंडिया के टोटल 14 सबमिशन है, जिसमें से भगवत गीता और नाट्यशास्त्र अभी लेटेस्ट इंक्लूड हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट था वो था ऋग्वेद, 2007 में किया गया था। और 2023 में जो है वर्क ऑन शेवाइड फिलोसोफर अभिनव गुप्ता, 2023 में, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन नॉन अलाइन मूवमेंट के आर्काइव्स और आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया की तरफ से एंट्रीज हैं किसमें, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। देन दिल्ली में चुनाव हुए थे 2025 में, जिसमें जिसमें अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हार हुई थी, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए थे। देन नाइन्थ चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, रेखा गुप्ता बनी है। और ये थर्ड, हालांकि थर्ड होना चाहिए था कायदे से, बट बीच में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, उसकी वजह से आतिशी मारलेना जो है वो कुछ समय के लिए जो चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो ये थर्ड बन गई वुमेन चीफ मिनिस्टर, एंड शी विल बी द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर। पहली कौन सी थी, सुषमा स्वराज। ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं थी ये भी। शीला दीक्षित ने 3 टर्म्स कंप्लीट किए थे 1998 से लेकर 2013 तक। और फिर आतिशी मार्लेना लगभग लगभग 4 से 5 महीना। देन वोटिंग परसेंटेज में किसका कितना रहा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो पूछेगा नहीं। बीजेपी ने 48 सीट जीती 70 मेंबर्स में से, और आम आदमी पार्टी जो है वो लास्ट टाइम 62 जीती थी, लेकिन अब 22 सीट जीती है। और कांग्रेस जो है वो फिर भी जीरो पे रही है। फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं। हरियाणा में जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट कौन, सीएम कौन बना है, अमर अब्दुल्ला। और फिर हरियाणा में जो है सीएम कौन बना है, नायब सिंह सैनी। और ये जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को कितने कितने सीटें मिली हैं, 49 सीटें मिली हैं आउट ऑफ 90, जिसमें से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला की पार्टी, उसको 42 सीट्स मिली हैं। और बीजेपी जो है सेकंड नंबर पर रही है, वो 29 सीट्स के साथ। देन हरियाणा में नायब सिंह सैनी वो बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस को हराकर। और लगातार थर्ड टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। ये है बीजेपी सिक्योर मेजोरिटी बाय विनिंग 48, मार्किंग द थर्ड कंसेक्यूटिव। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 37 सीट्स के साथ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। फिर ये इंपॉर्टेंट केस है एक, आर एन रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये दिस इज रिगार्डिंग टू गवर्नर का पावर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है ये। और आर्टिकल 200 में जो गवर्नर की पावर है बिल को एसेंट करने के लिए, एसेंट ऑफ बिल, उसके रिगार्डिंग जो है वो कितना समय लेना चाहिए। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइम लिमिट फिक्स करने की कोशिश करी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 143 क्लॉज वन, 143 क्लॉज वन क्या है, वो है जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है, एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो 143 में जो है वो क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। और ये केस में क्या है, जिसमें जिसमें गवर्नर की पावर को डिफाइन किया गया है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस, फर्स्ट क्या है, लेट डाउन द डिटेल गाइडलाइन फॉर द हाउ अ गवर्नर और टू एक्ट इन रिफ्यूजिंग टू अ बिल और रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रेफर भी कर सकता है, जैसे आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। देन सेकंड, इट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। 142 क्या है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून से बाध्य नहीं है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। ये आर्टिकल 142 मैंडेट करता है। जो राम मंदिर जन्मभूमि वाला केस था उसमें भी आर्टिकल 142 का ही यूज किया गया था। फिर थर्ड क्या है, इट हैज गिवन इटसेल्फ द पावर टू इशू अ मैंडेमस। मैंडेमस अगेन जो है आर्टिकल 32 के अंदर में मैंडेमस किया जाता है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कमांड किया जाता है कि आप इस काम को करिए। mandamus to president when a bill has been referred to the president by the governor। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन गुवर्नेटोरियल अथॉरिटी, ये क्या है, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट इन द गवर्नर की बात करता है, कुछ ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द गवर्नर ऑन स्टेट बिल। आर्टिकल 200 के अंदर में उसके पास कितनी पावर होती है, ये पावर होती है, या तो एसेंट दे मतलब ओके कर दे कि हाँ भाई बिल पास है, ये लॉ बन जाएगा, या विदहोल्ड कर दे, विदहोल्ड का मतलब रिजेक्ट कर दे ऑल टुगेदर, कि एसेंट देना ही नहीं है, वापस भेज दे। फिर रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन का मतलब क्या है कि मतलब ये बिल में ये चेंजेस कर लीजिए आप, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस चेंजेस को करने के लिए वापस भेज सकता है। और
अगर जो असेंबली है वो सेम, या तो चाहे तो अमेंडमेंट्स को स्वीकार भी कर सकता है, मतलब चेंज भी कर सकता है, या फिर एज इट इज उसको दोबारा पास कर सकता है। लेकिन एज इट इज जब दोबारा पास करके भेजा तो गवर्नर को एसेंट देना ही देना है, वो मस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं अगेन। फिर एक पावर क्या है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने से क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ग्रांट कर सकते हैं विद होल्ड अपना, या फिर बिल को वापस भेज सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के बिल वापस भेजने में ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर बिल वापस भेजते हैं और जो असेंबली है उसको एज इट इज पास करके वापस भेज देती है, तो गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट, बट प्रेसिडेंट उसको कई जितने बार चाहे उतनी बार वापस भेज सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल केस। ठीक है, फिर लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर एक्ट विद इन 6 मंथ ऑफ द रिटर्न। लेजिस्लेचर जो है वापस भेजने के 6 महीने के अंदर रिटर्न करना चाहिए। फिर कोई डिफाइंड टाइम लिमिट है ही नहीं। फिर इस जजमेंट में क्या बोला गया है, इस जजमेंट में बोला है कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो बाय द गवर्नर। गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकता है बिल को। ठीक है, वो इलीगल होगा। फिर गवर्नर जो है वो एट एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे स्टेट कैबिनेट के, जब वो 200 आर्टिकल 200 के अंदर बिल को डील कर रहे होंगे। मतलब जो गवर्नर जो कैबिनेट कैबिनेट जो बोलेगा, स्टेट का कैबिनेट, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा एसेंट देना है तो एसेंट देना है, और बोलना है रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करना है। मतलब अपनी मर्जी से गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। और लेजिस्लेचर अगर रीपास करता है बिल तो गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट, जो वो तो आर्टिकल 200 में देखा ही था हमने। फिर गवर्नर जो है वो रिजर्व नहीं कर सकता री एनेक्टेड बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन। मतलब अगर दोबारा से गवर्नर के पास वो बिल आता है, वो लेजिस्लेचर पास करके भेजता है, तो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व नहीं कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार टाइम लिमिट दी है कि गवर्नर इतने टाइम पीरियड में बिल को पास करना ही करना है। वो कितना दिया है, ये दिया है मस्ट डू सो विद इन 1 मंथ। फिर और दिस और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रिफ्यूजल टू असेंट टू बिल, इफ द गवर्नर इंटेंड टू विद होल्ड असेंट and disagree the council of minister, then the governor must return to the bill along with a detailed message। मतलब अगर उसको मना कर रहे हैं कि मुझे इसमें असेंट नहीं देना है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों, मेरे को क्या प्रॉब्लम है और किस चीज पे इशू है, मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करते हुए वापस से भेजना है। एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्शन और रीजन। और इसके लिए टाइम लिमिट कितना फिक्स किया गया है, वो 3 मंथ का टाइम लिमिट फिक्स किया गया है। हालांकि अब ऑन ग्राउंड कितना काम होता है वो अलग बात है। और एक और है डिस्क्रिशन, अगर अंडर आर्टिकल 200 में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड चूजेस द बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अगेंस्ट इट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके अगेंस्ट है, मतलब वो नहीं चाहता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मुझे की बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, तो वो चीज जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर करना है, बट नॉट लेटर देन द 3 मंथ। मतलब अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर भेजना है तो वो बिल, जब लोग जो असेंबली बिल पास करके भेज रहा है, तो उसके 3 मंथ के अंदर डिसीजन लेना कि वेदर आई हैव टू रिजर्व दिस बिल फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट और नॉट। मतलब 3 मंथ के बियॉन्ड जो है वो गवर्नर की वो पावर चली जाएगी। और अगर गवर्नर फेल करते हैं एक्ट करने में विद इन दिस 3 मंथ का पीरियड, तो ये जुडिशियल रिव्यू होगा। देन अगर बिल रीपास कर देता है असेंबली आफ्टर रिकंसिडरेशन, देन कोई वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है असेंट देने के लिए गवर्नर। और गवर्नर अगर 1 महीने के अंदर अगर वो नहीं देते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और जुडिशरी जो है उसको क्लोजली मॉनिटर करेगी। देन आर्टिकल 142 हमने देखा ही था पीछे, कंप्लीट जस्टिस के लिए था ये। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट महाकुंभ। तो महाकुंभ प्रयागराज में जैसा ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे हम जानते ही हैं, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ, त्रिवेणी संगम में। और 4 जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 12 साल के जो है गैप के बाद। फिर की हाईलाइट क्या है, पौष पूर्णिमा को ये शुरू हुआ। देन फर्स्ट पहला शाही स्नान, ये इंपॉर्टेंट है, पहला शाही स्नान जो है मकर संक्रांति को 14 तारीख को हुआ। दूसरा जो है शाही स्नान वो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुआ, जिस दिन स्टैम्पेड हुआ था, इसमें भगदड़ में बहुत लोग मारे गए थे। और थर्ड शाही स्नान जो है वो 3 फरवरी को हुआ था। फिर माघी पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी को। और अंतिम बात जो था महाशिवरात्रि बात, वो 26 तारीख को हुआ था, और 26 फरवरी को इस महाकुंभ का अंत हो गया था। फिर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने इसमें। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, 329 एम्प्लॉय जो है वो गंगा को साफ कर रहे थे। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था,
1900 सैनिटेशन वर्कर जो है उसको वो भी साफ कर रहे थे, प्रयागराज का जो भी मेला वाला एरिया था उसको साथ के साथ साफ कर रहे थे। और ये 329 एम्प्लॉय गंगा को साफ कर रहे थे, और बाकी जो मेला वाला एरिया था वो उसको 19,000 एम्प्लॉय साफ कर रहे थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। थर्ड रिकॉर्ड क्या बना, एक पेंटिंग बनाई गई जिसमें 10,109 लोगों ने बनाया। ठीक है ये। फिर हालांकि ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था कि जिसमें लार्जेस्ट क्राउड जो है वो आया था, बट उसको जो है पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया था, मतलब इन्फॉर्म नहीं किया था इंटरनेशनल एजेंसीज को बिफोर हैंड, इसलिए जो है वो माना नहीं गया। फिर बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा, ये भी ऑर्गेनाइज किया गया इसमें। और महाकुंभ के लिए बजट कितना रखा गया था, 6,382 करोड़ रुपए। अगला महाकुंभ कब होगा, नासिक में होगा, वो 2027 में होगा, गोदावरी नदी के किनारे। फिर पूर्ण कुंभ कब होगा, उज्जैन में 2028 में होगा, फिर हरिद्वार में 2033 में, और फिर वापस से प्रयागराज में कब आएगा, 2037 में। देन ये तो हाँ ये है इंपॉर्टेंट कि कुंभ जो है वो यूनेस्को के कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है। ये तो हमने देख लिया कि तीन जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। फिर कुंभ मेला जो है वो उसका एक लोगो बनाया गया था। उसमें क्या था, अमृत कलश, एक टेम्पल, लॉर्ड हनुमान की इमेज, एक सियर यानी एक ऋषि, एक अर्न यानी जो कमंडल होता है वो, और एक अक्षवट ट्री। ठीक है ये था। और ये शोकेसिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी इन सनातन सिविलाइजेशन। ठीक है। फिर ये दो इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो रेडियो के स्पेशल चैनल लॉन्च किए गए थे, कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि। ये 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये सुन सकते हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो का स्पेशल कुंभवाणी चैनल था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कुंभवाणी और कुंभ कुंभ मंगल ध्वनि। फिर 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, कौन कौन से, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। बस एक यही याद रखना है। देन क्लासिकल लैंग्वेज के लिए जो क्राइटेरिया क्या होता है, हाई एंटिक्विटी हो, मतलब 1,000 ईयर के अराउंड हो। अब इसको बढ़ा के 1,500 से 2,000 साल कर दिया गया है। ठीक है। फिर एंशंट लिटरेचर हो, जो जनरेशन ऑफ स्पीकर जो है उसको वैल्यूएबल हेरिटेज मानते हो। ठीक है। फिर लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो ओरिजिनल हो, मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी से, स्पीच कम्युनिटी से चुराई ना गई हो, मतलब बोरो ना की गई हो। फिर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने 2004 में पहली बार अंडर मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसको एग्जामिन किया था, और 2004 में पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था तमिल को। देन संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, और 5 और नए जो है लैंग्वेजेस को, किसको किसको, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इसको दिया गया। कुछ कुछ बीच में सुनने में आया था कि जो है फारसी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन वो नहीं है अभी। फिर नए रूल हमने देख लिया, 1,500 से 2,000 ईयर्स, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये 5 लैंग्वेजेस का नाम याद रखना है। देन कॉप 19 कहाँ हुआ, ये बाकू में हुआ। कॉप 19 किसका है, ये यूएनएफसीसी का जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और यूएनएफ ट्रिपल सी ये क्या है, ये 1992 में अर्थ समिट के दौरान ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में ये यूएनएफसीसी निकल के आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो उसके अंदर ये कॉप होता है, जिसमें पहला कॉप हुआ था, कॉप 1 1997 में हुआ था। वो हुआ था टोक्यो में। टोक्यो में हुआ था, क्योटो में, सॉरी, नॉट इन, इट वाज इन क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइन। इसी के अंडर में जो है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कॉप 29 जो है वो बाकू में है, कॉप 28 जो है वो यूएई में हुआ था, और कॉप 30 कहाँ होगा, वो ब्राजील में होगा। 30 ब्राजील में 2025 में होगा। देन इसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। जैसा जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में $100 बिलियन का टारगेट रखा गया था हर साल देने के लिए, तो वो तो दे नहीं पाए, अब उसको ट्रिपल करके $300 बिलियन कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 6 जो है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है, दोनों आर्टिकल कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। कार्बन क्रेडिट का पहला जिक्र कब आया था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही आया था। सो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है, मीथेन की रिडक्शन के लिए जो बात की गई है कॉप 29 में, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ग्लोबल मीथेन प्लेज का। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, ग्लोबल मीथेन प्लेज। फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज और है, एक है लीमा वर्क प्लान। लीमा वर्क प्लान ये लीमा वर्क प्लान रिलेटेड है, लीमा वर्क प्लान इज रिलेटेड टू जेंडर जस्टिस। और एक है बाकू वर्क प्लान। बाकू वर्क प्लान इज रिलेटेड टू इंडिजिनस कम्युनिटी से रिलेटेड है ये।
सो इंडिजिनस कम्युनिटी से रिलेटेड जो है बाकू वर्क प्लान, और एक लीमा वर्क प्लान या लीमा एक्शन प्लान। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट या बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये फार्मर्स के लिए है। सो ये चीज याद रखें, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए, लीमा लीमा एक्शन प्लान जेंडर जस्टिस के लिए, और बाकू वर्क प्लान जो है इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए। किस में निकल के आया? COP 29 में, बाकू में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ अकाउंट। ये देखते हैं ये इसमें क्या निकल के आया है कि जो टोटल गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ, जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ वही बताऊंगा, वही याद रखना है। इसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ, सारा डेटा याद नहीं रखना है। कि 2014-15 में 1.13% ऑफ जीडीपी का खर्च करती थी गवर्नमेंट उस पे, हेल्थ पे, और 2021-22 में ये 1.84% हो गया है। एक डेटा ये याद रखना है। दूसरा एक डेटा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, वो मिला के कितना एक्सपेंडिचर होता था? 5.7% होता था 2014-15 में, जो कि बढ़ के 8.7% हो गया है। और एक आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये डेटा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर 2014-15 में 62.6% था। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब कि अगर आपकी कोई बीमारी होती है, तो उसमें से जितना भी खर्चा आपको करना पड़ता है, अपनी जेब से करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब अगर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है, जिसमें 40 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, 60 रुपए आपका जा रहा है, तो 60 रुपए हुआ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब इंडिया में करीब 62.6%, यानी अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 62 रुपए 60 पैसे वो आउट ऑफ द पॉकेट, यानी जनता को खुद अपनी जेब से देना पड़ता था, जो कि रिड्यूस होकर 39.4% हो गया है। तो यही तीन डेटा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। एक, 1.13% से 1.84% हो गया है जीडीपी का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। फिर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 62.6 से 39.4 हो गया है। देन जो टोटल हेल्थ हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, वो मिला के कितना हो गया है? 5.7 से बढ़कर 8.7% हो गया है। देन इससे ज्यादा कुछ और डेटा याद नहीं रखना, बहुत सारा डेटा है, इसमें इतना कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। फिर लेडी जस्टिस स्टैचू, वो जैसे हम जानते हैं लेडी जस्टिस स्टैचू जो है, पहले एक जो स्टैचू था उसमें क्या था, वो पट्टी बंधी रहती थी और एक हाथ में तराजू रहता था। अब क्या है, पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तराजू की जगह जो है वो क्या है, वो है, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया गया है। फिर और क्या है, ये रहा कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्वॉर्ड हटा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी गई है। और इसमें एक साड़ी का भी जिक्र था, या साड़ी जो है वो पहनाई गई है, मतलब ड्रेप्ड इन साड़ी, वो कॉलोनियल माइंडसेट इन्फ्लुएंस से हटने का एक संकेत भी देता है। सो यही याद रखना है और कुछ भी नहीं इसमें। देन प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसको अभी रीनेम किया गया है, वो नाम याद रखना है। कहाँ गया, या हियर इट इज, कि इसको रीनेम करके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, डीयू जुगा कर दिया गया है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। और ये किसके लिए है? ऑब्वियसली जानते हैं कि ये ट्राइबल ट्राइबल इनिशिएटिव है। टोटल कितना है इसमें पैसा दिया गया है? 79,156 करोड़। और सेंट्रल शेयर कितना है? 56,333 करोड़। और स्टेट का शेयर कितना है? 22,823 करोड़। 549 डिस्ट्रिक्ट में, 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है। और इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने 1,000 होम स्टेज भी इसमें प्रमोट किया है स्वदेश दर्शन स्कीम में। तो याद क्या रखना है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उसको पहले लॉन्च किसने किया था? फिनांस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था यूनियन बजट 2024-25 में। ठीक है। और उसको रीनेम करके क्या किया गया? धरती आबा, ये नाम है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, ये नाम याद रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि किसके लिए था? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था, अप टू 10,000 जो है कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपनी जो उनका जो जीवनी का जो लॉस हुआ, जीविका का लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोविड, उसको जो है उसको सुधार सकें। सो इसके लिए क्या किया गया? फिर एक और, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, मतलब पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो है किन किन स्टेट्स ने और किन किन जो अर्बन लोकल बॉडीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको हाईलाइट करने के लिए ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने किसने किया था? एक तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत और दीनदयाल अंत्योदय योजना, इन दोनों के तहत किस किस स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ ने। तो इसमें जो है लार्ज स्टेट्स की डेफिनेशन क्या है? वन सेकेंड, नहीं, लार्ज स्टेट की डेफिनेशन नहीं दिया है। बट लार्ज स्टेट में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर लोन परफॉर्मेंस, लार्ज स्टेट में कौन है?
एमपी है। देन स्मॉल स्टेट्स में कौन है, लद्दाख है। हिली और नॉर्दर्न स्टेट्स में असम है। देन स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए महाराष्ट्र को दिया गया। मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है, लार्ज स्टेट्स में मध्य प्रदेश है। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में, वो भी मध्य प्रदेश को मिला है। देन अर्बन लोकल बॉडी, कौन सी अर्बन लोकल बॉडी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, अर्बन लोकल बॉडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, उसमें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच है, उसमें अगेन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो मध्य प्रदेश को सेफली जो है आप मार्क कर सकते हैं। देन कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज है अचीवमेंट इन स्वानिधि से समृद्धि, उसमें भी कौन है, उसमें फर्स्ट पे तो मोर देन 10 लाख में जो है वाराणसी है। देन 1 to 10 लाख में झांसी है। तो उत्तर प्रदेश के दो जो इम्पोर्टेंट जिले हैं वो है वाराणसी और झांसी। फिर लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उसमें देखा हमने, हम लोगों ने कि 242 सीट किसने जीती हैं, बीजेपी ने जीती हैं। और टोटल 292 सीट्स के साथ एनडीए ने वापस सरकार बनाई है। और नरेंद्र मोदी जो है वो थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और थर्ड टर्म का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो सेकंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। सो कहाँ गया हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो बताता हूँ, वो बस याद रखना। एक तो 7 फेसेस में हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना, 7 फेसेस में हुआ है। देन कुछ कुछ ए में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा और सिक्किम, इनका साथ में हुआ असेंबली इलेक्शन। देन 7 फेसेस में हुआ है, एक ये याद रखना है। देन 44 दिन चला था। और 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें, जैसे एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक वेस्ट बंगाल, जिसमें 7 के 7 फेसेस में चुनाव हुए हैं। तो मतलब कोई ना कोई जो है जिला हर एक फेस में काउंट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 44 दिन चला है। दूसरा एक शोम्पेन ट्राइब, ये पहली बार जो है इन्होंने, अंडमान निकोबार की ट्राइब है शोम्पेन ट्राइब, ग्रेट निकोबार में रहती है स्पेसिफिकली, और उन्होंने पहली बार जो है जनरल इलेक्शन में वोट किया है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ और याद रखना, टोटल वोटर टर्नआउट, ठीक है, लक्षद्वीप में हाईएस्ट रहा 84.6%, और सबसे कम रहा बिहार में 56.919%। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीती है। और एनडीए जो है 292 सीट्स के साथ जो है वो उसने सरकार बनाई है। इंडिया अलायंस जो है वो, उन्होंने कितनी सीट जीती है, उन्होंने 234 सीट जीती है, जिसमें कांग्रेस की 99 सीट्स थी और बाद में 98 हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी वायनाड की सीट छोड़ दी थी। लेकिन फिर से वायनाड की सीट पे प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ी, वो जीत गई, फिर से 99 हो गई हैं। समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पे रही है, किसमें, सेकंड नंबर पे अपोजिशन में, बट वैसे ओवरऑल थर्ड रही है 37 सीट्स के साथ। और ये बहुत अचंभे की बात थी कि समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई उत्तर प्रदेश में सारी सीट। फिर सबसे जो ज्यादा मार्जिन जीते हैं वो रकीबुल हसन जीते हैं, वो 10 लाख वोट से जीते हैं धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असम में, कांग्रेस के हैं। फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर नालंदा कैंपस जो है वो, उसका इनॉग्रेशन किया गया है, ये देख लेते हैं कहाँ पे है, राजगीर बिहार में है। नालंदा बनाया किसने था, कुमार गुप्ता डायनेस्टी के थे, 427 एडी में उन्होंने बनाया था। और ये 12th सेंचुरी तक तो अच्छा खासा परफॉर्म करता, बट 12th सेंचुरी में जैसे ही जानते हैं कि 1192 में, जैसे ही बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद घोरी की जीत होती है, तो उसका एक कमांडर होता है बख्तियार खिलजी, वो यहाँ तक मार्च करता है, बिहार तक आता है, और बिहार के यूनिवर्सिटीज होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे नालंदा और विक्रमशिला, उनको तोड़ देता है। तो उसके जो रिमेन्स थे वो पहली बार 1812 में फ्रांसिस बुचमैन ने देखे थे, और उसको आइडेंटिफाई किया था कि ये, हाँ, नालंदा के ही वो है, नालंदा के ही रिमेन है। वो किसने आइडेंटिफाई किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। ये वही है जिन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जो डायरेक्टर बने थे वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे। फिर 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को रीओपन किया गया आफ्टर 800 ईयर्स। फिर जिसके लिए करीब 455 एकड़ की साइट जो है, 455 एकड़ का साइट अलोकेट किया गया था एंशियंट रूइन के पास, एक ये याद रखना है। और एक और याद रखना है कि जो आर्किटेक्ट कौन थे, पद्म विभूषण प्राप्त बीवी दोषी। और ये नेट फ्रेंडली इन्होंने कैंपस बनाया है, बोला है कि नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। तो बस इसमें यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। फिर ए पार्ट खत्म होता है, फिर बी पार्ट पे आते हैं, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। सो पहला पहला स्कीम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो याद रखना है। इसे पूरी उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है इसमें। फिर 1.5 करोड़ फार्मर्स हैं, मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ये तो। और कुछ मोतिहारी बिहार में 6 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र में। और ये आईसीआर अहमदाबाद, आईएम अहमदाबाद में विजिट किया है इन्होंने, और यहाँ पे क्या रखा है, ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन मिलेट
का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है। एक ये याद रखना है बस। इसमें दो चीजें याद रखें, पुरी उड़ीसा में जो है लॉन्च किया गया ये कैंपेन, कृषि संकल्प विकास विकसित कृषि संकल्प अभियान, एक नेशनल कैंपेन 15 दिन का था, कहाँ, पुरी उड़ीसा में लॉन्च किया गया। और दूसरा, हैदराबाद में तेलंगाना में ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स, इसका इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। सो दैट्स ऑल वी नीड टू नो। देन 10 years ऑफ जन सुरक्षा स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स हैं? एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, यही याद रखना है, इसमें और कुछ डिटेल याद रखना नहीं है, डिटेल में तो मुश्किल ही ये पूछेगा। देन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में थी। केन बेतवा रिवर्स हैं, वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से, और वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? केन बेतवा दोनों जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये बहुत हाईलाइटेड था न्यूज में था, क्यों? क्योंकि केन और बेतवा के बीच में जब उनको जोड़ा जाएगा तो उसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसको डूबने की जो है आकांक्षा लगाई जा रही थी, तो वो डूब भी सकता है। हालांकि इस इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट को जो है वो कहाँ लॉन्च किया है? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देन इट इज पार्ट ऑफ द ऑब्वियसली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स। उसमें बहुत सारे और रिवर्स को जो है इंटरलिंक करने की बात की, जैसे बिहार में एक है कोसी, कोसी मेची प्रोजेक्ट, कोसी और मेची को इंटरलिंक करना है। फिर कृष्णा और गोदावरी को इंटरलिंक करना है। तो बहुत सारे ऐसे जो वाटर सरप्लस एरिया से वाटर डेफिसिट एरिया में जो पानी को पहुंचाने के लिए वाटर लिंक रिवर लिंकिंग की जा रही है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फिर इसमें 100 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी भी बनेगी। और इसमें कुछ और याद रखना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि दोनों रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की। देन अच्छा, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली, 1980 में प्रिपेयर किया गया था। टोटल जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट है। फिर क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है। 30 सितंबर को लॉन्च किया है। और इसका टारगेट क्या है? क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को डबल कर देना 5 साल के अंदर, बाय 2029। और की हाईलाइट क्या? 4 लाख जॉब क्रिएट करेगी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर इम्पोर्टेंट इसमें और कुछ 3 फेसेस में होगा, यही याद रखना है, बस, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है इसमें। फिर सी पार्ट पे चलते हैं, नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम। नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम, इसमें एक चिनाब रेल ब्रिज है। चिनाब रेल ब्रिज जो कि कटरा से जम्मू को जोड़ेगी, कटरा से लेकर जो श्रीनगर तक को जोड़ने का काम करेगी। 46,000 करोड़ का जो है इसका बजट था। देन चिनाब रेल ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, आर्क ब्रिज। ठीक है, 359 मीटर अबव द चिनाब रिवर बनाया गया है। और और इसमें क्या है? ये कनेक्टिविटी को एनहेंस करेगी, जैसे हमने देखा जम्मू और श्रीनगर में। ठीक है, इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। ऑब्वियसली रीजन समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि जिस रीजन में ये बन रहा है वहां से जो है सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कब अटैक हो जाए, कब टेररिस्ट अटैक हो जाए या पाकिस्तान का अटैक हो जाए, तो इसलिए ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। दूसरा, क्योंकि वो हिमालय के जो सबडक्शन सबडक्शन जोन है, दो प्लेट बाउंड्रीज पे स्थित है, इसलिए वहाँ पे भूकंप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हाईएस्ट इंटेंसिटी के भूकंप जोन 5 के, इसलिए जोन 5 का भूकंप भी झेल जाए उसके भी काबिल बनाया गया है। और 246 किलोमीटर का जो विंड स्पीड है उसको भी झेल सकता है। फिर कटरा से श्रीनगर। अच्छा, पहले जो है जो ट्रेन जाती थी वो सिर्फ जम्मू तक जाती थी। कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तो कटरा जाने के लिए जम्मू से बस पकड़ के जानी पड़ती थी। फिर कटरा में स्टेशन बना, तो जम्मू से कटरा तक कनेक्टिविटी होगी। अब कटरा कटरा से श्रीनगर तक की भी कनेक्टिविटी हो गई है। सो ये ट्रेवल टाइम को रिड्यूस कर देगा 2 से 3 घंटा तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। फिर एक अंजी ब्रिज जो है वो पहला केबल स्टेट स्टेट ब्रिज है इंडिया का। और चेनाब ब्रिज के बाद जो है सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया में। ठीक है, एक ही याद रखना है। ठीक है, अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज, दो ब्रिज ये हो गए। देन ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, ये इसमें यहाँ है इंपॉर्टेंट, हाँ ये है। इसके तहत 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और को श्रीनगर से जोड़ने के लिए, जैसे बताया था कि पहले जम्मू तक था, जम्मू से कटरा हुआ, कटरा से अब जो है श्रीनगर तक जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि श्री वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एक्सीलेंस कहाँ पे? कटरा में। फिर एक NFSU और CFSL, ये क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस, 1 सेकेंड, सॉरी,
नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये इसका कैंपस कहाँ बनाया गया है? रायपुर में बनाया गया है। इसमें यही याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। 16 कैंपसेस इसके बनाने जाने वाले हैं, जिसमें 7 जो है ऑपरेशनल है, 9 अप्रूव कर दिए हैं, 10 और प्रपोज्ड हैं। फिर अमृत भारत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो भारत के में एग्जिस्टिंग जो स्टेशन हैं, जैसे टोटल 1309 स्टेशन को चुना गया था इसमें, जिसको रीडेवलप किया जाएगा कुछ अंतराल के बाद, जिसमें से कुछ 103 रीडेवलप्ड स्टेशन जो हैं वो हो चुके हैं, जो 86 डिस्ट्रिक्ट में है, 18 स्टेट्स में इसको इनॉग्रेट किया है। एक इवेंट हुआ था कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में। सो ये याद रखना है, अमृत भारत स्टेशन 1309 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 103 रीडेवलप हो चुके हैं। फिर कुछ स्टेशन को जो है वो फेसेस और लोकेशन स्पेसिफिक प्लान के साथ बनाना था। लोकेशन स्पेसिफिक प्लान कैसे? जैसे द्वारका में है, द्वारका में जो द्वारकाधीश टेम्पल, उसके थीम पर बनाया जाएगा। अहमदाबाद में मोधेरा सन टेम्पल की थीम पर, और कुंभकोणम में चोला स्टाइल की, और गुरुग्राम में मॉडर्न अर्बन डिजाइन। तो ये जो लोकेशन स्पेसिफिक प्लान है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। फिर वेव समिट। पहली बात तो वेव समिट होता क्या है? ये ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटर इकोनॉमी के लिए जो है वो, और इसमें हाईलाइट किया गया था। पहले वेव समिट देख लेते हैं, वेव समिट है क्या? वेव समिट है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। सो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इस समिट से पहले $1 बिलियन का फंड भी बनाया था गवर्नमेंट ने क्रिएटर इकोनॉमी को पब्लिश करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए। और ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया गया। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी क्या है? कोई भी जो क्रिएट करता है, जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना रहा है, ठीक है, या फिर कंटेंट बना रहा है, या फिर कोई बुक लिख रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कुछ भी बना रहा है, वो क्रिएटर वाला जो इकोनॉमी होता है वो ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। फिर ठीक है, वो यही यही यहाँ लिखा हुआ है। और ये वेव वेव समिट जो हुआ था 2025 में, उसमें ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये है, इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। सो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी पूछ सकता है, और वेव समिट का थीम जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? दो नाम आते हैं, फेलिपी बुट्रागो और इवान ड्यूक। किस बुक में किया था? द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ मैं वो बताता जा रहा हूँ, बाकी इसमें डिटेल में तो बहुत सारी चीज दी हुई है। लेकिन एक बार इसको देख लिया अगर आपने इस वीडियो को, देन उसके बाद ये पढ़ने गए तो बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो के भरोसे जाना है। अगर सिर्फ वीडियो के भरोसे जाना है तो कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना है। लेकिन अगर वीडियो सिर्फ एक बार देखना है तो एक बार इसको रीड जरूर करना है। और ये अगर पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नेशनल जीरो मिजल एंड रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। सो मिजल और रुबेला दो डिजीजेज हैं, ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए इसका लॉन्च कब किया गया था? ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो 24 से 30 अप्रैल तक, उसमें ये लॉन्च किया गया था। इंडिया का गोल क्या है? मेजल और रुबेला को 2026 तक एलिमिनेट करना। 2025 तक एलिमिनेट करने का टारगेट किसका था? टीबी का टारगेट था कि 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। बट रुबेला और मेजल का टारगेट है 2026 तक। इसके लिए क्या काम प्रोग्राम चलाए गए हैं? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2 डोजेस बनाए गए हैं, एमआर वैक्सीन के, मतलब एक ही वैक्सीन है, 2 डोजेस बनाए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1985 में लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जितने ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन है 9 से 12 महीने में और 16 से 24 महीने के बीच में, 2 डोज लगती है। एक 9 से 12 महीने में जब आप हैं तब, और दूसरी डोज 16 से 24 महीने के बीच में, तो 2 डोज लगती है। और इसका इम्पैक्ट क्या रहा है कि, हालांकि ये है, फर्स्ट डोज में कवरेज कितना? 93.7%, जो कि बहुत अच्छा डेटा है, और 92.2% सेकेंड डोज में। और इसकी वजह से 2024 तक मिजल में 73% का डिक्लाइन हुआ, मिजल केसेस में, और रुबेला के केसेस में 17% का डिक्लाइन हुआ है 2023 से कंपैरिजन में, जो कि एक बहुत अच्छा डिक्लाइन, अच्छा नंबर है, जो दिखाता है कि इंडिया एक ट्रैक पर है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को जो है अवार्ड किया गया, किसके लिए? मिसल और रुबेला चैंपियन अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में। और इसको देता कौन है? मिजल एंड रुबेला पार्टनरशिप एट अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी, ये देते हैं। फिर काशी तमिल संगम का थर्ड पार्ट,
काशी तमिल संगम जो है वो 3.0, ये इस साल किया गया है 2025 में। कहाँ पे? वाराणसी में। काशी तमिल संगम वाराणसी में, ये पूछ सकता है। और इम्पोर्टेंस क्या है कि काशी और जो तमिलनाडु है उसकी कल्चरल में जो उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में उनको यूनाइट करने के लिए ये बनाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये प्रोग्राम है। सिविलाइजेशनल टाइज जो है तमिलनाडु और काशी में। और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट किए हैं उसमें तमिलनाडु में। और 2025 में राजेंद्र फर्स्ट जो चोल किंग थे, ठीक है, उन्होंने गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे उन पे विजय प्राप्त की थी, तो उसके भी 1000 साल पूरे हुए हैं। तो उसको उसके उपलक्ष्य में जो है 1,000 रुपए का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। फिर अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2025 में कि जो महाकुंभ को भी विटनेस कर लिया जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे, और राम मंदिर जो है अयोध्या में उसको भी विटनेस किया इन्होंने। फिर जो ऋषि अगस्त्यार थे उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में, उसके अराउंड जो इसका सेंट्रल थीम रिवॉल्व कर रहा था। किसका? काशी तमिल संगम 3.0 का। तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका? अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में। काशी तमिल संगम 1.0 कब किया गया था? ये 2022 में किया गया था। देन 2023 में। फिर उसके बाद जो है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद गैप है नहीं वो, लगभग लगभग एक साल कुछ या 12-13 महीने के गैप के बाद किया गया है। तो पहला कब किया गया था? 2022 में नवंबर से दिसंबर में, और दूसरा जो है दिसंबर 17 से दिसंबर 30 2023 में नमो घाट वाराणसी में। सो दूसरा भी वाराणसी में हुआ था, तीसरा भी वाराणसी में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। देन इसी के साथ सी वाला पार्ट भी खत्म होता है। देन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे आते हैं। इसमें भी बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उसी को याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है। पहले पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है रिपोर्ट एंड इंडिसेस में, कि किसने पब्लिश किया है। सो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसने पब्लिश किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है, ये याद रखना है। ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, स्टेट्स और यूटीज को स्कूल एजुकेशन के बेसिस पर रैंक करता है। सो क्या क्या देखते हैं इसमें, क्या क्या है। हेरिटेज और 2017 में लॉन्च किया गया था, एक ये इंपॉर्टेंट चीज। देन 6 की डोमेन होते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या? लर्निंग आउटकम, एक्सेस टू एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें 1000 पॉइंट्स तक का है, 1 से लेकर 0 से लेकर 1000 पॉइंट्स तक। और इसमें 10 बैंड हैं। मतलब जो टॉप का कैटेगरी होगा उसको बोला गया दक्ष, और जो लोएस्ट कैटेगरी होगा उसको बोला गया आकांक्षी। ठीक है, आकांक्षी 3। तो ऐसे करके 10 बैंड बनाए गए हैं, और 0 से लेकर 1000 पॉइंट्स तक है। मतलब दक्ष के लिए कितना है? 941 to 100 के बीच में, अगर आप 1000 के बीच में अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप दक्ष कैटेगरी में हैं। तो उस इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखनी है कि टॉप 4 जो कैटेगरी बनाई गई है, दक्ष दक्ष है, और उसके बाद भी कुछ और कैटेगरी है, नीचे दिया हुआ है उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम। ठीक है, ये दक्ष, उत्कर्ष, उत्तम, अति उत्तम, इन 4 कैटेगरी में कोई आया ही नहीं। हाईएस्ट स्कोर किसने लिया है? चंडीगढ़ ने लिया है, वो 703 लिया है। वो प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में, जो कि फिफ्थ फिफ्थ कैटेगरी है। यहाँ से देखें, प्रतिष्ठा 1 ये फिफ्थ कैटेगरी है, जिसमें 701 से लेकर 760 के बीच में अगर मार्क्स हैं। तो पहले 4 में तो कोई आया ही नहीं। ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो इकलौता है जो प्रतिष्ठा 1 में है, उसके बाद भी सेकंड वाले में भी कोई नहीं आया, प्रतिष्ठा 2 में भी कोई नहीं आया, नील। फिर प्रतिष्ठा 3 में 10 आए हैं, जिसमें कौन कौन है? पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादरा एंड नागर हवेली, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर आकांक्षी 1 में बहुत सारे हैं, आकांक्षी 2 में भी बहुत सारे हैं, आकांक्षी 3 में इकलौता कौन है? मेघालय। सबसे लोवेस्ट है मेघालय। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है? चंडीगढ़। तो ये 2 नाम जरूर याद रखने हैं। फिर इसमें यही दिया हुआ है। और बिहार और तेलंगाना ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया है, ठीक है, उसमें। देन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध नगर जो है इकलौता डिस्ट्रिक्ट है इस कैटेगरी में आने वाला, हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में आने वाला। ठीक है। गौतम बुद्ध को किस में दिया गया? प्रतिष्ठा 1 कैटेगरी में रखा गया है। गाजियाबाद जो है फोर्थ पोजीशन पे है, और झांसी और वाराणसी, मतलब उत्तर प्रदेश से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, झांसी, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ठीक है। इसमें यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन निकालता है? टाटा ट्रस्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट। ठीक है। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, ये कुछ नाम है जो इसमें और शामिल हैं, जैसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज। कॉमन कॉज का हमने केस देखा था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज रिलेटेड टू पैसिव यूथनेशिया। देन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। देन दक्ष,
टिस प्रयास, देन विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये सब टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, चार चीज इंपॉर्टेंट है, ये रहा। हाँ, 8 यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में इस समय है, और 3 स्टेट्स। कौन कौन से, असम, मणिपुर, नागालैंड, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? क्योंकि इनका डेटा ही मिलता नहीं है। बाकी सिर्फ 25 स्टेट्स को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। देन ये 4 मेन पिलर्स पे जो है इवेलुएट करता है, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड, इन पे करता है। और 2022 से एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उनकी भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को ये मॉनिटर करने लगा है। बस इसमें यही याद रखना है। देन इसमें स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक मिड साइज पॉपुलेशन, यानी जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज और मिड साइज 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले ऐसे 18 स्टेट्स हैं, और 1 करोड़ से कम वाले ऐसे 7 स्टेट्स हैं। तो जो हाईएस्ट वाला है, जो लार्जर स्टेट में कर्नाटका, ठीक है, टॉप है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे है, और तेलंगाना थर्ड पे है। और जो बॉटम में है वो एक तो वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, देन उत्तराखंड है। ठीक है, नीचे से सेकंड पे आया है लार्जर स्टेट में। देन स्मॉलर स्टेट में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है। देन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इस फाइंडिंग रिपोर्ट में फाइंड क्या किया गया, नेशनल लेवल पे पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 155 है, पर 1 लाख पॉपुलेशन। और यूएन कितना मैंडेट करता है, यूएन मैंडेट करता है 222, 222 पुलिस वाले होने चाहिए पर 1 लाख सिटीजन्स। तो नेशनल लेवल पे 155 है, और सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है 197 है। मतलब सैंक्शनड स्ट्रेंथ तक यूनाइटेड नेशन के उसको मैच नहीं कर पा रहा है। हालांकि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो 197 है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसलिए 155 तक बचा हुआ है ये। और सबसे लोवेस्ट किसमें है, बिहार। बिहार में सिर्फ 81 पुलिस पर्सनल है। और बाकी बाकी और उसमें डेटा है, जैसे 78% पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क हैं, लेकिन पुलिस कॉन्स्टिट्यूट सिर्फ 11.75% है। देन 38% जजेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक वुमेन है, और वो हाई कोर्ट तक जाते थे सिर्फ 15% हो जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे तो पूछना ही नहीं है। देन किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में रिजर्वेशन टारगेट को पूरे नहीं किए हैं। और 2.03 मिलियन पुलिस पर्सनल हैं, जिसमें से नंबर ऑफ पुलिस जो वुमेन सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वो 1000 भी नहीं है, 1000 से भी कम है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर प्रिजनर में 76% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में एक इंपॉर्टेंट केस है, हुसैनारा खातून केस। इट इज रिलेटेड टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हुसैनारा खातून केस में कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवरिन डॉल्फिन। ठीक है, रिवरिन डॉल्फिन जो है वो जैसा जानते हैं कि इंडिया में 3 तरह की रिवरिन डॉल्फिन पाई जाती है। कौन कौन सी, एक गंगीज, गंगा वाटर डॉल्फिन, एक ऑब्वियसली एक इंदस वाटर डॉल्फिन जो कि सिर्फ ब्यास रिवर में पाई जाती है और किसी नदी में पाई नहीं जाती है। फिर एक है इरावाडी। इरावाडी डॉल्फिन ये कहाँ पाई जाती है, ये चिल्का रिवर में पाई जाती है। ठीक है, चिल्का रिवर में पाई जाती है इरावाडी डॉल्फिन। और तीनों का ही आईयूसीएन स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज एक क्या है कि वो गंगा जो रिवर डॉल्फिन है वो भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, और ये अंधी होती है, और एकोलोकेशन से जो है अपने प्रेस का या फिर जो भी डिस्टेंस होता है लोकेशन का पता लगाती है। एकोलोकेशन यानी साउंड छोड़ती है, उस साउंड वापस टकरा के आता है, उससे पता लगाती है। और एक साउंड निकालती है सू 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 करके, इसलिए इसका नाम जो है सू 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 भी रखा गया है, इसका, गंगा वाटर डॉल्फिन का। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लेते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस नदी तक जो है सब छाना गया। और या सिर्फ 3 इंदस रिवर डॉल्फिन मिली हैं, किसमें, वो भी ब्यास रिवर में मिली हैं, जैसा बोला था मैंने। हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पर जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है भागलपुर में, इसमें विक्रमशिला रिसर्च डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, और एक पटना में भी एक डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर है, वो भी याद रखना है, पटना और भागलपुर। फिर लीगल प्रोटेक्शन जैसा देखा ही, एंडेंजर्ड स्टेटस है आईयूसीएन में, और शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। फिर कोल्ड स्पॉट, कोल्ड स्पॉट क्या होता है, जैसे हॉट स्पॉट होता है वैसे कोल्ड स्पॉट होता है। हॉट स्पॉट में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में जो चीज पाई जाती है वहां पे हॉट स्पॉट में, और डेंजरस में है। ठीक है, और कोल्ड स्पॉट में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे कम जो है नरोरा कानपुर स्ट्रेच जो है गंगा का रिवर का, उसमें सबसे कम है सिर्फ 0.1 डॉल्फिन पर किलोमीटर, यानी हर 10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ एक डॉल्फिन है। फिर हॉट स्पॉट यानी हाईएस्ट, वो किसमें, बिहार में,
जो है वो, अच्छा ये डॉल्फिन की डेंसिटी है, हाईएस्ट डॉल्फिन अगर देखा जाए ना, जैसे ये है सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस में है, वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश का साइज ज्यादा है तो बिहार से, इसलिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी में जो नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी है इंसानों की, उसमें भी बिहार ज्यादा है उत्तर प्रदेश से ऑब्वियसली, और इसमें भी ज्यादा है, किसमें, डॉल्फिन के में भी। ठीक है, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, पहले तो ये रिपोर्ट निकाला, किसने, नीति आयोग ने निकाला है, और बहुत ही कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर एजुकेशन में जम्मू कश्मीर करता है हाईएस्ट, 8.11% ऑफ एजुकेशन। और दिल्ली, जिसका इतना ढिंडोरा पीटा जाता है कि एजुकेशन में बहुत अरविंद केजरीवाल ने बहुत कर दिया, वो सिर्फ 1.67% है, ये याद रखना है। फिर हायर एजुकेशन सबसे ज्यादा कौन है, आश्चर्यजनक रूप से बिहार है, हायर 1.56% करता है। और हायर एजुकेशन में जम्मू कश्मीर 1.53%। और लोवेस्ट जो है वो तेलंगाना है। ठीक है, याद रखना है, सदर्न स्टेट्स आर नॉट ऑलवेज ऑन द टॉप। सो बिहार आश्चर्यजनक रूप से 1.56% ऑफ द जीडीपी हायर एजुकेशन पे खर्च करता है। और बिहार का जो मेरे ख्याल से 20 से 22% ऑफ द टोटल बजट जो है वो एजुकेशन में जाता है, हाईएस्ट अलॉटमेंट बिहार में एजुकेशन पर ही होता है। फिर बट इस मामले में पर यूथ एजुकेशन स्पेंडिंग में केरला टॉप पे है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसमें सदर्न स्टेट्स ही आगे हैं। और सबसे जो वो है, जो सबसे पीछे हैं वो कौन है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। फिर यूनिवर्सिटी डेंसिटी में, कि पर 1 लाख पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन में, नॉट पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन मतलब 18 से 23 साल के बच्चे जो मतलब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, वो पर 1 लाख में सिर्फ 0.8 है, यानी एक 1 लाख बच्चों पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है इंडिया में। जिसमें सिक्किम में सबसे हाईएस्ट है, 10.3 है। और अगेन बिहार जो है वो लोवेस्ट है, 0.2। मतलब अगर 1 लाख पर 0.2 है, यानी 5 लाख पर एक यूनिवर्सिटी, बहुत खराब स्थिति है। फिर यूडीआईएससी रिपोर्ट, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एनरोलमेंट जो है वो स्टूडेंट का वो घटा है। ठीक है, जैसे हर साल 26 करोड़ एनरोलमेंट होता था लास्ट 4 ईयर से, बट इस साल जो है वो घटा है, कितना घटा है वो देखते हैं पहले। ये डेटा दिया हुआ है कि हाँ, 2018-19 से लेकर 2021-22 तक ये 26 करोड़ या उसके ऊपर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम 2022-23 में ये गिर गया 25.17 करोड़ पे। और 2023-24 में 24.8 करोड़। अच्छा, 26 करोड़ का मतलब एनरोलमेंट ईच ईयर का मतलब ये नहीं है कि हर साल नए 26 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो जाके नर्सरी या केजी से एडमिशन ले रहे हैं। 26 करोड़ एनरोलमेंट का मतलब, अगर फर्स्ट टाइम कोई बच्चा गया है नर्सरी में एडमिशन लेने, तो वो भी एनरोलमेंट है। फर्स्ट क्लास से पास करके सेकंड क्लास में गया है, एनरोलमेंट किया, वो भी एनरोलमेंट है। तो ऐसे करके 26 करोड़, मतलब टोटल 26 करोड़ स्टूडेंट जो स्कूल में है फिलहाल, तो वो घटा है। वो कहाँ घटा है, 25.17 करोड़ हो गया है, मतलब इस साल कुछ घटा है। कितना घटा है टोटल जो है 2 साल में 1.55 करोड़ स्टूडेंट का ड्रॉप आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ घटा है, वो घटा है बिहार में, जहाँ पे 35.65 लाख का डिप आया है। फिर उत्तर प्रदेश में 28.26 लाख का डिप आया है। फिर महाराष्ट्र में 18.55 लाख का। हालांकि इसके दो रीजन भी हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि उसका पॉपुलेशन जो है वो कुछ हद तक डिक्लाइनिंग में है, तो नए बच्चे स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हों उसमें। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं, तो एनरोलमेंट उसकी वजह से घटता है। तीसरा रीजन माइग्रेशन भी हो सकता है, कि हो सकता है बिहार के बच्चे किसी और स्टेट में जाके एडमिशन ले रहे हैं, तो बिहार में जो है वो डेटा एनरोलमेंट का वो कम दिख रहा है। बट ओवरऑल नेशनल में भी ये डिक्रीज हुआ है, तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि रातों रात आबादी घट गई इंडिया की। तो अगर देश भर में एनरोलमेंट घट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो रहा है, या एजुकेशन को कुछ लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक याद रखना है कि निकालता कौन है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है 1987 से। ठीक है, हर 2 साल में निकालता है। ठीक, और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, इस फॉरेस्ट का, ये तो कुछ भी याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये याद रखना है कि ट्री कवर, अच्छा पूरे भारत का एरिया कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 8,27,356, मतलब 25.17%, 1/4 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया वो है फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर में। और जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कितना टारगेट रखा गया था, 33% का टारगेट रखा गया था।
ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, 33% टारगेट रखा गया था और ये हर 2 साल में इंक्रीज ही हो रहा है। और ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है टोटल है ये 25.17%, इसमें फॉरेस्ट कवर जो है 21.76% है और ट्री कवर जो है वो कितना है 3.41%। तो एक ये याद रखना है। दूसरा जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें 24.62% था। ठीक, एक ये दो डेटा याद रखना है, मतलब बढ़ा है, 25.17% हो गया है। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, हाँ, इंक्रीज कितना हुआ है, 156.41 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, ट्री टोटल में नहीं, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट कवर में। सो ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरूर याद रखेंगे। फिर हाँ, यहाँ दिया हुआ डेटा, फॉरेस्ट कवर इतना है, ट्री कवर इतना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17% है। फिर स्क्रब और नॉन फॉरेस्ट एरिया इतना है। तो टोटल मिला के 100% हो जाता है, तो नॉन फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, 73.15% है, 73.5% है। देन टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के, ठीक है, वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। और ये कितना बड़ा था, कि जो बढ़ा था सिर्फ ये फॉरेस्ट कवर था। और फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इसमें हाई लार्जेस्ट ट्री कवर किस में है, वो मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है। हालांकि अगर सिर्फ स्टेट्स को गिना जाता है तो एज अ परसेंटेज ऑफ एरिया में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड है, लेकिन अगर उसको भी गिनते हैं यूनियन टेरिटरीज को, तो उसमें लक्षद्वीप टॉप पर है। देन सेकंड पर मिजोरम है। देन थर्ड पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। लेकिन सिर्फ स्टेट्स को गिने अगर, तो फर्स्ट पे मिजोरम है 80.5.34% का, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश अगर स्टेट्स में देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरिया में भी सेकंड नंबर पे है और एज अ परसेंटेज वाले में भी सेकंड नंबर पे है, अगर सिर्फ स्टेट्स को गिना जाए। लेकिन यूनियन टेरिटरीज को भी लेकर गिना जाए तो लक्षद्वीप 91.33% के साथ टॉप पे है, सेकंड पे मिजोरम, थर्ड पे अंडमान निकोबार। फिर 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया या उससे ज्यादा जो है वो है। ठीक है, वो उन्होंने अचीव कर लिया है, जिसमें यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी का जो टोटल एरिया है वो 9.2% के आसपास है और यूपी ने टारगेट रखा है 2030 तक 15% ऑफ द एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, और इसमें भी जो आठ आठ ऐसे स्टेट्स हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है छत्तीसगढ़ में हुआ है, देन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। ठीक है। फिर मैक्सिमम डिक्रीज जो है वो अगेन मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा है ना, उसी में डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, फिर कर्नाटका, देन नागालैंड। ठीक, ये याद रखना है। देन मैक्सिमम ट्री कवर अदर देन द फॉरेस्ट वाला कवर से हटा दें अगर, तो ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, देन राजस्थान में, देन उत्तर प्रदेश में। ये याद नहीं रखना बिल्कुल भी, डेंस जितना कितना डेंस है कितना नहीं वो सब। हाँ, मैनग्रूव जरूर याद रखना है। मैनग्रूव जो है वो करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 4,991 स्क्वायर किलोमीटर। और मैनग्रूव का जो एरिया है वो घटा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 2021 से कंपैरिजन मैनग्रूव का एरिया घटा है। और मैनग्रूव सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में। ठीक, मैक्सिमम इसी में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से इसमें क्या गुजरात है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल और गुजरात, ये दो याद रखना है। फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है क्या, हाँ ये रहा, नेट डिक्रीज हुआ है मैनग्रोव के कवरेज में, नेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए याद रखना है। मैनग्रोव वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर और बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, बैम्बू एरिया जो है, ठीक है, बैम्बू एरिया इंक्रीज हुआ है, ये तो नहीं पूछेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो इतना है, 1,27,590 स्क्वायर किलोमीटर है। और बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये IFSR पूछ सकता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, बाइनियल बेसिस है, 1987 का, और ये 18वां था। और 1987 से लेकर 2023 तक हर 2 साल में नहीं निकला है, एक बार बीच में 2001 या 2003 में शायद वो मिस कर दिया था। बट अगर ऐसा बोल दे कि 1987 के बाद हर 2 साल में ही निकलता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हाँ, ये रहा 18th है इनका, एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट। किसने निकाला है, एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन ने निकाला है। इसमें बस ये याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना है। एक ही याद रख सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सक्लूजन कितना है, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो 80% पॉपुलेशन तो है, लेकिन वहां पे जो सिर्फ 43% का क्लिनिकल ट्रायल होता है। देन अगेन गैप इन एक्सेस, एक्सेस में 61% ऑफ मेडिसिन जो है वो अपर मिडिल इनकम वाले तक ही फोकस रह जाती हैं, बाकी लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्रीज में मिलती ही नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस का भी गैप है। फिर एक ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023, ये किसने निकाला है,
ये निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिड्रेसल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, इन्होंने इन्होंने डिजाइन किया है, ये क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 2022 में निकाला गया था। ठीक है, फिर इसमें तीन ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए जिसमें 10,000 से ज्यादा ग्रीवांसेस को सॉल्व किया। ग्रुप बी जिसने 2000 से लेकर 9,999 के बीच में ग्रीवांसेस को सॉल्व किया। ग्रुप सी जिसमें लेस देन 200 ग्रीवांसेस को सॉल्व किया। तो ग्रुप ए में रैंक जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, देन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। बस इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है, इससे ज्यादा। ठीक है, फिर अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ, गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका फोकस क्या था, थीम क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज है ये, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, बस इसमें ये याद रखना है। कोची में जो है सिटी विद द मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोची मेट्रो उसको मिला है। भुवनेश्वर में बेस्ट ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर में, देन बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड वो गांधीनगर का है। देन और कुछ भी याद नहीं रखना है, बहुत इतना ज्यादा नहीं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, इंडिया 79 रैंक पे आया है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने इसको निकाला है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी ये टॉप 5 में है। बस इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, इंडिया का पोजीशन साउथ एशिया में क्या याद रखते हैं, थर्ड है। किसके बाद, नेपाल जो 69 रैंक पे है, श्रीलंका 75 रैंक पे है, और उसके बाद 79 रैंक पे इंडिया है। फिर इंडिया के नीचे कौन है, बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129, अफगानिस्तान 140। फिर फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड, ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना है, 22 अक्टूबर को पहले तो वाटर डे मनाया जाता है। और इसको जो है पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसको कन्फर किया है। और ये अनाउंस किसने किया है, वो जल शक्ति मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ठीक है, यही याद रखना है, बस उसमें और कुछ याद नहीं रखना है। और उड़ीसा को जो है इसमें बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड में है। ठीक है, बस और नॉर्थ जोन में जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में, अच्छा यहाँ पे दिया होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, उड़ीसा को। सेकंड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है। फिर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दक्षिण में जोन जोन वाइज दिया गया है, साउथ में जो है वो विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट में जो है धलाई जो त्रिपुरा में है। देन नॉर्थ में दो डिस्ट्रिक्ट को दिया गया जॉइंट विनर, एक बांदा उत्तर प्रदेश का जो कि बुंदेलखंड रीजन में आता है, और एक गंदेरबाल जम्मू कश्मीर में। देन वेस्ट जोन से इंदौर। ठीक है, बस फिर बेस्ट विलेज पंचायत वो पुलमपुरा जो है केरला में है, इसको बेस्ट पंचायत का दिया गया है। बेस्ट लोकल अर्बन बॉडी सूरत गुजरात। बस। देन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 जो है ये, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जयपुर में पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और किसने दिया है, ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिया है। एक ये है, और ये किसका पार्ट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का पार्ट है। और हर साल 7 सितंबर को दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डेट क्लियर किया था 7 सितंबर को, किसके लिए, नेशनल क्लीन एयर डे। ठीक है, बस ये याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, हाँ इसमें भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कि एक कैटेगरी कौन सी है जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 3 से 10 लाख, और अंडर 3 लाख। सो 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन, फर्स्ट रैंक सूरत का है, गुजरात का। देन सेकंड जो है जबलपुर मध्य प्रदेश, थर्ड आगरा है। या ये देखिए, ये बहुत अचंभे की बात है, उत्तर प्रदेश वालों को खुद यकीन नहीं हुआ था। फिर कैटेगरी टू, फर्स्ट में जो है फिरोजाबाद, यानी 3 से 10 लाख की आबादी में। सेकंड में जो है अमरावती। थर्ड में झांसी, अगेन उत्तर प्रदेश बहुत इसमें टॉप पे कर रहा है। और 3 लाख से कम में रायबरेली टॉप पे किया है उत्तर प्रदेश। यानी दो कैटेगरी में तो उत्तर प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं, और एक कैटेगरी में उत्तर प्रदेश जो है कि जो मेट्रोपॉलिटन वाले उसमें थर्ड कैटेगरी, थर्ड पोजीशन पे है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, पहली बात निकालता कौन है, नीति आयोग निकालता है। और ये जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो वर्ल्ड लेवल पे निकाला जाता है, ठीक है, उसके उसी का एक इंडियन वर्जन नीति आयोग ने निकाला है, कि इंडियन स्टेट्स को मेजर करता है। तो हाल ही में इंडिया का जो नेशनल स्कोर है वो 71 पहुंच गया है, जो कि 66 था 2020-21 में। फिर 2018 में जो है जब ये इंडेक्स शुरू किया गया था, उस समय इंडिया का स्कोर 58 था, जो कि एक बेस स्कोर था। तो इंडेक्स किसने लॉन्च किया था, ये सुमन बेरी ने लॉन्च किया था, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग। और चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का, बाय एक्स ऑफिशियो जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। की हाईलाइट क्या है, पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर कुछ कुछ जो गोल हैं, जैसे गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, एंड गोल 15 लाइफ ऑन लैंड, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
ठीक है। फिर लार्जेस्ट इंक्रीज किस में किया गया है? वो क्लाइमेट एक्शन में किया गया है, 54 से जो है 67 हो गया है। ठीक है। फिर इंडिया का जो सिर्फ जेंडर इक्वालिटी वाला जो ऐसा एरिया है जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें भी इंडिया का स्कोर 120 एंड 130 तक ही रैंक रहता है, तो वो भी इसमें बहुत खराब स्कोर है। फिर अगर स्टेट वाइज देखा जाए, स्टेट वाइज में टॉप परफॉर्मर कौन रहा है? उत्तराखंड और केरला रहे हैं 79 पॉइंट्स के साथ। फिर लोवेस्ट परफॉर्मर बिहार 57 पॉइंट है, झारखंड जो है 62 पॉइंट। ठीक। मतलब लोएस्ट परफॉर्मर जो है वो बिहार रहा है, हाईएस्ट परफॉर्मर उत्तराखंड और केरला। फिर चार स्टेट जो है परफॉर्मर कैटेगरी में है, मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। ठीक है। परफॉर्मर कैटेगरी मतलब वो डाल दिया गया है एस्पिरेंट कैटेगरी, मतलब जो सबसे लोवेस्ट है उनको, बस लोवेस्ट करके बुरा ना लगे, पिछड़े करके, इसलिए परफॉर्मर वर्ड यूज कर दिया गया। फिर टॉप यूटी कौन सा है? चंडीगढ़ है, और लोवेस्ट यूटी कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है। फिर यहाँ पे वो सब स्कोर दिया हुआ है, अगर देखना चाहें देख सकते हैं, बट फर्स्ट और लास्ट वाला याद रखना है बस इसमें, और निकालता कौन है। फिर एनआईआरएफ रैंकिंग, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग है जो भारत में ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंक करता है। फिर इंडिया की रैंकिंग, इंडिया में जो रैंकिंग है ओवरऑल रैंकिंग, मतलब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, सबका सब कुछ इंक्लूड करके ओवरऑल में कौन कौन टॉप पे है, वो है आईआईटी मद्रास, देन आईआईएससी बेंगलोर, देन आईआईटी बॉम्बे, 3 पे। फिर टॉप यूनिवर्सिटीज में कौन है? अगेन आईआईएससी बेंगलोर, फिर जेएनयू सेकंड पर है, थर्ड पे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और फोर्थ पोजीशन को मिस कर देना है, फिफ्थ पोजीशन पे जो है बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की उसने टॉप किया है। फिर इंडिया का जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कि कौन कौन सा? हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफन कॉलेज। फिर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब रिसर्च वाली कैटेगरी में अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में वो आईआईटी मद्रास। फिर टॉप मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद। टॉप फार्मेसी में जो है जामिया हमदर्द नई दिल्ली में। टॉप लॉ लॉ इंस्टीट्यूशन में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हमेशा टॉप पे रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये एक वर्ल्ड लेवल का देख लेते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसे वही याद रखना है कि 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाया था। देन और क्या क्या है इसमें? हाईएस्ट जो है, एक तो 5 डायमेंशन है, 17 पिलर है, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है? यूएस का है 5.24। फिर स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बॉटम रैंक में माली है, ये सब नहीं देखना है। इसमें इंडिया का जो है वो देखना है, कि इंडिया जो है वो पहले 54 पोजीशन पे था 2021 में। ठीक है, अब किस पे है? 39th पोजीशन पे। ठीक। इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना है? 4.25 है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना है। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, मतलब ये तो हमने देखा था कि वो इंडिया में ही रैंक कितने यूनिवर्सिटीज है उनको रैंक किया गया था, और ये क्या है? वर्ल्ड रैंकिंग पर कितना है? तो वर्ल्ड रैंकिंग में इसमें करीब 1500 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है, जिसमें से पहली बार इंडिया के 54 इंस्टीट्यूशन जो है इसमें फीचर करेंगे, जो कि बढ़े हैं, बढ़े हैं क्यों? क्योंकि 2000 अच्छा, ये पहले जो है 2025 में, मतलब ये एक साल पहले ही निकाल लेते हैं, 2026 वाले में 54 इंस्टीट्यूशन को फीचर किया गया, 25 में जो है 46 थे, और ये 2025 में सिर्फ 11 ही थे, तो 390% का इंक्रीज हुआ है। आईआईटी दिल्ली जो है वो टॉप पर है, तो मतलब इंडिया में तो देखें तो आईआईटी जो है वो, आईआईटी दिल्ली का नाम भी नहीं था कहीं। हम्म। इंडिया में आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का नाम ही नहीं था इंडिया वाले रैंकिंग में, और वर्ल्ड वाली रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है। मतलब इनके हिसाब से जो टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो आईआईटी दिल्ली है। ठीक है। वो जो कि 123rd पोजीशन पे है, पहले 150 पे थी, अब 123rd पोजीशन पे है। ठीक है। इंडिया के 54 यूनिवर्सिटीज हैं, यूएसए के 192 हैं, यूके के 90 हैं, और चाइना के 72 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आई हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है देखना। फिर हाँ, आईआईटी दिल्ली 129 पे है, आईआईटी बॉम्बे जो है 129, ये 129 रैंक पर है। अच्छा, इनकी रैंक जो है वो गिर गई 118 से, रैंक गिर के 129 हो गई है, और आईआईटी दिल्ली ने इंप्रूव किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर वर्ल्ड लेवल पे तो ऑब्वियसली यूएस, यूके, यूएस, यूके, यूएस। ठीक है, मैसाचुसेट्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये टॉप पर है। फिर अब आते हैं मिसलीनियस पे। अब मिसलीनियस में क्या चीज़ है, यहाँ तक तो बहुत थोड़ा बहुत डिटेल में देखा भी हमने, मिसलीनियस में कोई डिटेल नहीं देखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है वो हेडिंग है, सिर्फ उसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं याद रखना है। ठीक है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। फिर ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स इन्वेंट किसने किया था? 1954 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर डेविड वॉरन। ठीक, बस और कुछ नहीं। ब्लैक बॉक्स, बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज होता है।
ठीक है, भगवा कलर का होता है, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसमें वही डेटा रिकॉर्ड होता है, कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्ड होता है बस, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, नाम बस देख लीजिए, डीआरआर राइस, एक जिसको कमला राइस बोला गया, पूसा डीएसटी 1 राइस, ये नाम बोला गया, पूसा डीएसटी 1, और डीएसटी 1 और डीआरआर राइस 1 कमला वैरायटी। ठीक है, तो डीआरआर धान 1 जो है वो हैदराबाद की इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसका पेरेंट वैरायटी कौन है, संबा मसूरी। इसका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ गया है, 130 दिन हो गया, पहले जो है वो 150 दिन था इसका पेरेंट वैरायटी का। और इसका जो है प्रोडक्शन वो 5.37 टन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर डीएसटी, पूसा डीएसटी राइस 1, ये जो है ये पेरेंट वैरायटी MTU 100 है, ये याद नहीं रखना है, लेकिन इसको डेवलप किसने किया है, न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ये याद रखना है। ठीक है, बस ये सैलिनिटी को है। अच्छा, सैलिनिटी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट है, पोकाली राइस। पोकाली राइस कहाँ होता है, केरला में होता है ये। ये जो है सॉल्ट टॉलरेंट एक वैरायटी है, और एक आर्सेनिक आर्सेनिक टॉलरेंट एक वैरायटी था, जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में था, उसका नाम रखा गया था मुक्तोश्री। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी याद रख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। देन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, लोथल में बन रहा है, गुजरात में, 2 फेसेस में बनेगा बस। ठीक है। 2024 का नोबेल प्राइज ये देख लेते हैं। पहली बात तो ये एल्फ्रेड नोबेल की याद में बनाया जाता है, 1901 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, और 6 कैटेगरी में, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमिक साइंसेस। तो पहला इकोनॉमिक्स का किसको दिया गया था, रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्गन, 1969 में। थोड़ा पानी पी लिया जाए। हम्म, अब रिज्यूम करते हैं फिर। फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, हॉपफील्ड को दिया गया है, और जेफरी ई हिंडन को दिया गया, किसमें, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, बस ये याद रखना है और कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, बेकर को। बीकर होता था केमिस्ट्री लैब में, याद है, तो उसे याद रख सकते हैं, बेकर। ठीक, और जम्पर किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर के सिंथेसिस के लिए। फिर ये जो क्वेश्चन है एक फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में, ये क्वेश्चन जो है अभी इसमें पूछा है, RO ARO का पेपर हुआ 27 जुलाई को, इसमें पूछा है कि किसके लिए, ये नहीं पूछा कि किसने किसको मिला है। हालांकि ये भी याद रखना है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला है, लेकिन किसके लिए, माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर लिटरेचर में हांग कांग को दिया गया है, साउथ कोरिया के हैं। ठीक है, और फर्स्ट साउथ कोरियन ऑथर टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर पीस प्राइज अगेन निहोन हिंदांक्यो को दिया गया है, किनके लिए, इनका एक एफर्ट था कि न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो दुनिया, जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं ये, हम जानते ही हैं, न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो चुकी है दुनिया। ठीक है, और टेस्ट करने की तैयारी में है ईरान। ठीक है, तो इनको निहोन हिदांक्यो को जो दिया गया, नोबेल पीस प्राइज दिया गया। फिर इकोनॉमिक्स का प्राइस किसको दिया गया है, वो साइमन जॉनसन, डैरन अकेमोगलू और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी, हाँ ये रहा, अकेमोगलू और रॉबिन्सन की एक बुक है, वाई नेशन फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, 2012 में, और द नैरो कॉरिडोर 2019 में पब्लिश हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इस 6 प्राइजेस में से बाकी जो है ऑस्लो में दिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स वाला जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, तो 6 में से 5 वो है ऑस्लो में, नॉर्वे में, और एक जो है वो स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना है। और इसमें क्या है, और हाँ, इंडिया स्पेसिफिक टारगेट्स देख लेते हैं बस, कि इंडिया का टारगेट लिया था इंडिया ने 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लिया था, और टोटल 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी हो, मतलब टोटल 1000 गीगावाट तक का एनर्जी बनने का है। अभी कितना है, ये 460 गीगावाट के अराउंड है टोटल एनर्जी, में से 200 के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि कितना हुआ ये, अराउंड अराउंड 45% के आसपास जो है वो है। और जो है 30 तक का टारगेट है 50% का, यानी 500 का, यानी 200 से बढ़ के ये 500 हो जाएगा, और ये बाकी जो 460 से बढ़कर वो हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 35% राइज
एक्सपेक्टेड है वो तो ऑब्वियसली डिमांड जैसे जैसे लोगों के पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे वो एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा ही। फिर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट जीरो का टारगेट है इंडिया का 2070 का। ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। इक्रिसैट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साउथ कॉपरेशन, ठीक है, ये इन्होंने पार्टनरशिप करी है इनके साथ, कहाँ गया, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ठीक है, किसके लिए, साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए। इसमें एक इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दक्षिण, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है दैट प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। फिर भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज का एक सेक्शन होगा, किसमें, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया भारतीय भाषा अनुभाग। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है किसके लिए है ये, कि रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस। फिर इंदौर जो है इंडिया का पहला फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बना है। ठीक है, ये पूछ सकता है, एज इट इज पूछेगा, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। बैगर फ्री सिटी पहला कौन सा भारत का, इंदौर। फिर सहयोग इनिशिएटिव, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सहयोग इनिशिएटिव। ठीक है, किसके लिए, अर्बन पुअर के लिए है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के लिए है। और वेलफेयर स्कीम किसके लिए, अर्बन पुअर के लिए। सहयोग इनिशिएटिव, उड़ीसा गवर्नमेंट, वेलफेयर स्कीम फॉर अर्बन पुअर। ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, ई मिनिस्टर का नाम याद रखना, कृष्णा चंद्र महापात्रा। ठीक है, फिर यूनियन यूनियन गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र, भारत बोध केंद्र, जैसा नाम से लग रहा है कि भारत का बोध कराना है। ठीक है, तो ये सेंटर जो है, अच्छा ये कहाँ पे लोकेट होगा, नई दिल्ली में लोकेट होगा एक तो, और ये क्या है, हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर डिजाइंड टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट इंडिया सिविलाइजेशनल नॉलेज, कल्चरल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल लीगेसी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, वो बस बना कहाँ है, भारत भारत बोध केंद्र नई दिल्ली में बना है। फर्स्ट स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, ये किसने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। किसके लिए, एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए AI का यूज किसने किया, मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज किया है 5 सेंसिटिव एरियाज में। ठीक है, बट फर्स्ट स्टेट कौन बना है जिसने AI का यूज किया है, किसके लिए, और फॉरेस्ट के लिए, जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल जो है वो सक्सेसफुली ड्रिल किया गया। जियो थर्मल क्या है, जो धरती के अंदर की गर्मी है उसका यूज करके जो है रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करना, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में, वो कहाँ है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बस दैट्स ऑल। फिर PM UI स्कीम, ठीक है, UI स्कीम किसके लिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के लिए। तो PM UI स्कीम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की है, ऑथर्स के लिए, कि एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा यंग ऑथर्स को जो 30 साल से कम है। फिर साक्षात पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, ये किसके लिए है, ये वुमेन इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उनके लिए है। ठीक है, साक्षात पंचायत नेत्री अभियान, ठीक, किसके लिए है, क्या रखना है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। ठीक है, और किसके लिए, वुमेन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए, जैसे एक वुमेन को कभी प्रॉक्सी बना के यूज कर लिया था, सरपंच पति का एक मॉडल सुना होगा, तो उससे बचने के लिए जो है ये इनिशिएटिव है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ठीक। फिर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, सहकारी यूनिवर्सिटी का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, पहली भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। और ये त्रिभुवन नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो अमूल के फाउंडर थे उनके, अमूल जो है, अमूल एक खुद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, उसके जो फाउंडर थे त्रिभुवन, उन्हीं के नाम पर जो है, उन्हीं के को सम्मान करने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी पहली बार जो है नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है। फिर और ये होगा कहाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इन गुजरात, वहां पे स्टैब्लिश होगी। फिर वन तारा, वन तारा ये बहुत न्यूज में था, जामनगर गुजरात में है वो, क्या नाम थे वो, मुकेश अंबानी के जो लड़के हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुकेश अंबानी के लड़के जो हैं वो बहुत न्यूज में आ रहे थे, फोटो वोटो और वीडियोज आ रही थी उनकी जानवरों को खाना खिलाते समय। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन का एक है ये, तो नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, जामनगर गुजरात में है। ठीक। फिर ये 3500 एकड़ में है और ये 2000 स्पीशीज का घर भी है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम भी है, तो चीता रीइंट्रोड्यूस कर रहा था इंडिया, इंडिया जो है इंडिया में अफ्रीका से मंगाकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ है, वनतारा में। और लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड ये भी है। और इसी के लिए इसको प्राणी मित्र का प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया है। ठीक। फिर आयुष्मान भारत वाय वंदना कार्ड, वाय वंदना कार्ड किस लिए, 70+ जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है ये, यहीं कहीं लिखा होगा। हाँ, ये रहा, 70 एंड अबव वुड रिसीव फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, उसी के लिए वाय वंदना कार्ड है। बस इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST। ठीक है, उसका केस का नाम क्या था, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है,
उसमें अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहले जो एक ईवी चिनैया जजमेंट था, ईवी चिनैया जजमेंट था 2005 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन अब सब क्लासिफिकेशन करने के लिए अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और तेलंगाना जो है वो पहला राज्य बना है जिन्होंने सब क्लासिफिकेशन को फॉलो किया है। ठीक है। और ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी, वो क्या थी, रोहिणी कमेटी। वो थी ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन। सब क्लासिफिकेशन होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एससी कैटेगरी में मान लेते हैं कि अ, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि चार कास्ट हैं। ठीक है। अब एससी का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 15% है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि इस चार कास्ट में से कोई एक कास्ट डोमिनेंट हो, और वो इस 15 में से 10% वो अकेली ले जा रही हो, लेकिन हालांकि उसकी उसका पॉपुलेशन उतना ना हो। तो ये बाकी तीन जो है वो डिसएडवांटेज पे हैं। तो अब क्या किया गया कि मान लीजिए चार चार कास्ट हैं, तो उनका पॉपुलेशन अगर 25%, 25-25% है। ठीक है। तो ये 15% का जो टोटल रिजर्वेशन है, वो 15% में 25-25% जो है, मतलब वन फोर्थ वो चारों को दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन का एक का तरीका है। ठीक है। तो उससे क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो याद रखना है। और तेलंगाना पहला स्टेट बना है, ये भी याद रखना है। फिर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ये लॉन्च किया किसने, महुआ, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक, ये याद रखना है। और इसके अंदर 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर बनाए जाएंगे। फिर अटल इनोवेशन मिशन, ये किसका था, ये नीति आयोग के अंडर में है। ठीक है। इसको फिर एक्सटेंड किया है 2.0 के तहत, अब 2750 करोड़ रुपए, और 31 मार्च 2028 तक के लिए। और अटल इनोवेशन मिशन का एक इंपॉर्टेंट क्या था, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। देन समृद्धि पोर्टल। समृद्धि पोर्टल का फुल फॉर्म में ये है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्शन, इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ। तो ये फुल फॉर्म है समृद्धि समृद्धि पोर्टल का। ठीक है, समृद्ध प्रोग्राम का। तो ये किसका इनिशिएटिव है, तो माइटी का इनिशिएटिव है। दूसरा ये स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए है, बस यही याद रखना है, और कुछ भी नहीं। फिर एट्थ धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। किसने कॉन्फ्रेंस चीफ गेस्ट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ठीक है, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा के लिए 67 क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको भी याद रखना है, इस्तीफा इसके तहत दिया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देते हैं, प्रेसिडेंट को। फिर ब्रैप 2022, मतलब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022। ठीक है। एक इवेंट हुआ था, उद्योग समागम न्यू दिल्ली में। इसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, टॉप अचीवर है उत्तर प्रदेश, इसलिए इसको याद रखना है। फिर इंडिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वो सिक्किम में बना है, और सिक्किम ही पहला इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट भी था। ठीक है। तो बस ये दोनों याद रखना है। और ठीक है, नाबार्ड इसमें एक की होल्डर है, दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट, हाँ, थर्ड लॉन्च पैड जो है वो कहाँ, श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च बनाया बनाया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक और लॉन्च पैड जो इंडिया बना रहा था, वो कुलाशेखरापट्टनम में बना रहा था, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, तमिलनाडु में। ठीक है। एक इसको भी याद रखना है, अंडर डेवलपमेंट है कुलाशेखरापट्टनम। फिर भारत पोल पोर्टल, जैसे इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, वैसे ही भारत पोल इंडिया में बनाया गया है, जिसमें सब कुछ सीबीआई ने बनाया है, एक तो पहली बात। ठीक है। और जितने पुलिस पुलिस और बाकी सब एजेंसीज हैं, उसका डेटा सब एक जगह होगा, ताकि इंटरपोल पोल के साथ दो कनेक्ट कर पाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, इसमें बस यही याद रखना है। फिर साइंटिफिक कनक्लेव ऑन लाइव स्टॉक वैक्सीन इनोवेशन, ये जो है हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, बस और कुछ नहीं इसमें। फिर लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव, ये कहाँ किया गया है, ये तो जो मिनिस्टर है कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, राजीव रंजन सिंह, जिसको ललन सिंह के नाम से जाना जाता है, बस यही याद रखना है, कहाँ पे, शिलोंग में हेल्ड हुआ है। फिर चरक इनिशिएटिव, चरक इनिशिएटिव जैसे नाम से जानते हैं, चरक और सुश्रुत दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन से रिलेटेड है, तो ये चरक इनिशिएटिव ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है। लेकिन ये कम्युनिटी हेल्थ रेस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल, मतलब जो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, एक कोल इंडिया के अंडर में है, एक आर्म है कोल इंडिया के अंडर में। तो सिंगरौली में जो कोल फील्ड्स हैं, उसमें जो बीमार पड़ते हैं कोल फील्ड्स में माइनिंग करने की वजह से, उनके लिए इनिशिएटिव है, उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा। ये एक सीएसआर प्रोग्राम है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अगेंस्ट सिंगरौली रीजन में। फिर 10th 10th वर्ल्ड आयुर्वेद आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ है, ये देहरादून में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, बस इसमें यही याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं।
और ऑर्गेनाइज किसने किया था? वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ने। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये सेकंड लार्जेस्ट बन गया है ऑटोमोटिव एक्सपो इन द वर्ल्ड। फिर नो डिटेंशन पॉलिसी सेंटर ने जो है वो स्क्रैप कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है? पहले ये था कि अगर 8वीं क्लास तक अगर फेल होते हैं तो वो उसको पास मान के एज इट इज 9th क्लास तक प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास तक प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया है। फिर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ये जो है अगेन इसका थीम ये भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं। 70,000 पीएससीज को जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है टू इंश्योर फार्मर्स और विलेजर्स जो है वो बेटर वैल्यू मिले उनके लिए। और इसका थीम क्या था? विकसित भारत बाय 2047। फिर 22nd दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जैसे नाम से जाने दिव्यांग जनों के लिए है। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? एक मिनट। हाँ, ये इंडिया गेट नई दिल्ली पर ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरी बात, ये शोकेस क्या करेगा? प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स आर्टिजन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। फिर ये हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या करने के लिए लॉन्च किया है? कि इंडिया का जो कमिटमेंट है ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, और जिसका स्टेटस इंडिया को 2019 में मिल गया था। और ओडीएफ प्लस मॉडल विलेजेस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बस इसको याद रखना है कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्च किया है, बस और कुछ नहीं याद रखना। फिर न्यू ऑफिस बेरर फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन है? प्रेसिडेंटशिप के लिए ऑब्वियसली इंडिया है। फिर को प्रेसिडेंसी जो है वो फ्रांस को दी गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, वो कहाँ? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसका थीम रखा गया रोल ऑफ बुद्धा बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। फिर आयुष मिनिस्ट्री का जो वाई ब्रेक यानी योगा ब्रेक था वो टॉप परफॉर्मर हुआ है आई आई गॉड प्लेटफॉर्म में, बस इसमें और कुछ नहीं। वधावन पोर्ट जो कि भारत का 13th मेजर पोर्ट बनेगा, वो अंडर डेवलपमेंट है। कहाँ है? पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, 76,000 करोड़ की लागत से जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। फिर बाकी जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक। फिर 43rd एडिशन इंडिया इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे? नवंबर 14 में ऑर्गेनाइज किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसको इनॉग्रेट किया था। थीम क्या था? विकसित भारत बाय 2047। फिर इंडिया ज्वाइंट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, बस और कुछ भी नहीं। फिर स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ठीक है, ये कहाँ पे? ये भुज में बनाया गया है। और स्मृति वन इसको शॉर्टलिस्ट भी किया गया है प्रेस्टिजियस प्रिस वर्सेल अवार्ड बाय यूनेस्को के लिए। ठीक है। भुज में क्यों बनाया गया है? भुज में जो 2002 में भूकंप आया था उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ भुज में बनाया गया है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। फिर सेमीकंडक्टर इंडिया 2024, ये प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। फिर अच्छा, इसका एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल हब बनाना सेमीकंडक्टर में। ठीक है। फिर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये किसके लिए है? ये हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, बस ये दो चीज याद रखनी है। फिर सुभद्रा योजना, ये किसका? उड़ीसा गवर्नमेंट की है ये। ठीक है, लॉन्च किसने करी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहा? भुवनेश्वर में करी है। ठीक है, इसमें क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वही 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को, ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके। फिर इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे है? न्यू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्रिक नेशनल एग्री बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नाबी, कहाँ पे? मोहाली चंडीगढ़ में। तो पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मोहाली चंडीगढ़ में। फिर लखपति दीदी सम्मेलन, ठीक है, ये लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये जालगांव महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है। और लखपति दीदी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं जो 1 लाख, जिनका नेट हाउस होल्ड फैमिली इनकम जो है वो एक साल का 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, वो लखपति दीदी हैं। फिर रीसेट रीसेट इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो रिटायर हो चुकी है ना, वो रिटायरमेंट के बाद उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये है रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम। ठीक है। और इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे। फिर गंगा उत्सव 2024, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पे? चंडीगढ़ हरिद्वार में। फिर वन डे वन जीनोम, मतलब जैसे जितने भारत में जो जितने तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हर एक बैक्टीरिया का एक दिन में एक एक जीनोम को डिकोड किया जाएगा ताकि उससे होने वाली बीमारियों से लड़ा जा सके, बस यही है इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। नई दिल्ली में इसको जो है और कहाँ पे?
ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक। बस और इसको लॉन्च किसने किया है? G20 के जो शेरपा थे और सीईओ थे नीति आयोग के फॉर्मर अमिताभ कांत, उन्होंने किया है। फिर 21st लाइव स्टॉक सेंसस जो है पहला 1919 में हुआ था। हर 5 साल के गैप पे होता है। ठीक है। और इसको लल्लन सिंह ने जो है लॉन्च किया है कहाँ पे? नई दिल्ली 2000 में 2024 को। फिर चिंतन शिविर किसके लिए था ये? भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बात ये है। दूसरा, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किया है। तो जो इंडिया का देखा था हमने टारगेट, 500 गीगावाट का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कैसे किया जाए। ठीक है, उसका उसका चिंतन मनन करने के लिए चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। ठीक है भाई। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ठीक है, बियॉन्ड इसका क्या था? रिसेंटली कंडक्टेड ये, बस ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है? 1 सेकेंड। दिया है? नहीं दिया है। हालांकि इसको हमने शायद पीछे देखा था। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। इसका थीम क्या था? बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर। अच्छा, ये ऑटोमेटिव, सॉरी, ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री का वैल्यू चेन है उसको क्रिएट करने के लिए था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ठीक है, बस ये। देन इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वो कहाँ बना है? वो बना है आपका सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। फिर इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन पीडब्ल्यूडी में कौन है? ये पैरालंपियन राकेश कुमार और मिस शीतल देवी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट। मिस शीतल देवी वही हैं जो मुंह से तीर चलाती थी, शायद वही है मिस शीतल देवी। ठीक है, इनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ही बनाया गया था। कौन कौन? पैरालंपियन राकेश कुमार और मिस शीतल देवी। फिर मिशन मौसम जो है ये एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया था। 2000 करोड़ का है इसका। टारगेट क्या है? तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज करेगा। टारगेट क्या है? इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट जो रिलेटेड साइंस और रिसर्च है उसको जो है बूस्ट करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और म्यूजियम, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अनवील किया है। जिसमें फ्लैग जो है ब्लू कलर का है और एक डिपिक्शन फीचर करेगा सर्कुलर शेप में, जिसको अभी जो है इसका इमेज देख लेते हैं गूगल पे। ठीक है। इसका जो डिजाइन है उसमें सर्कल है जिसमें संस्कृत का वर्ष लिखा है, ये तो धर्मस्तोत्र जय। ठीक है। और यही फ्लैग जो डिजाइन है ना फ्लैग के सेंटर में, यही इंसिग्निया का भी काम करेगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट न्यूज इस नेशनल अफेयर का, सुप्रीम कोर्ट के 75 एनिवर्सरी हुआ है, एक कॉइन और कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जो है इशू किया गया है। ठीक है, ये बस इतना ही है। फिर इसका एक देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और एम्बलम का। 1 सेकेंड। सो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है फ्लैग है, फ्लैग का ये है जैसा देखा हमने। ये तो धर्मस्तुता जय यहाँ लिखा हुआ है। सो यही फ्लैग है जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है। सो इसी के साथ जो है नेशनल अफेयर जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं घटना चक्र के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर को कवर करेंगे। और ये ज़्यादा मेरे ख्याल से 2 घंटे के आसपास का वीडियो बना है। 2 घंटे आई थिंक इनफ है। बाकी और चैनल पे देखा मैंने जो बहुत लंबी लंबी वीडियो बना रखी हैं और फालतू चीज़ें पढ़ा रखी हैं उसमें। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ वही मैंने हाईलाइट करी हैं। उसको पढ़ सकते हैं आप। और एक बार वीडियो देखने के बाद जो दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करेंगे। देन सब्सिक्वेंट वीडियोस में बाकी और करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है, और हाँ, बाकी आप हमारे ब्लॉग को देख सकते हैं। ब्लॉग जो है 1 मिनट में दिखा देता हूँ। TC एक्सप्रेस, ये एक फ्लैगशिप ब्लॉग हम लोगों ने बनाया था। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। होम है ये, लेबल में सारे चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एडिटोरियल, एनवायरनमेंट, एथिक्स। जिस पे भी क्लिक करना है, जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट है, जैसे चोलास पे आया था तो चोलास पे लिख दिया है। फिर दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट मिलेगा। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे घटना चक्र के। सो मिलते हैं, टिल देन, थैंक यू।